जी अल्फा आई क्या काम करता है पता है क्या आपको? किसको? कौन सी कौन सी स्टेट को ब्लॉक करता है? जी अल्फा जीडीपी का क्या करता है? एडीपी राइबोसाइलेशन करता है। जिससे क्या होगा? एडेनाइलेज साइक्लेज क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा ना। और एक्टिव रहेगा तो फिर क्या होगा? साइक्लिक एमपी बनेगा। जी अल्फा एस ये एडीपी राइबोसाइलेशन करता है ना। कब करता है, कौन से स्टेट में? जी अल्फा जीटीपी एक्टिव स्टेट के अंदर। समझ आ गई क्या बात? इससे भी क्या होने वाला है? एग्जाम्पल क्या बताया था इसके अंदर, जी अल्फा एस के अंदर? विब्रियो कोलेरी है ना। और उसका सॉल्यूशन क्या बताया था? ओआरएस का सॉल्यूशन। जी अल्फा आई का एग्जाम्पल बोर्डेला पार्टोसिस बताया था। जब फास्ट फोस्फोलाइपेज डी काम करता है तब क्या होता है, बताओ क्या क्या बनते हैं? फोस्फोलाइपेज डी जब काम करता है तो कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं? ये रहा, देखो कौन से बनते हैं। IP2 और फॉस्फेटेडिक एसिड। PI3 काइनेज क्या काम करता है पता है क्या आपको? काइनेज PI3 काइनेज। बस आपको ये चीज याद रखनी है ना। ये याद हो गई ना तो GPCR कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरनल रूट थर्ड होता है ना, उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है? गैप एक्टिविटी, जो जीटीपी को जीटीपी के अंदर चेंज करती है। और ये क्या है? जी प्रोटीन। इसके पास में हमेशा ही क्या रहता है? जीडीपी बाउंड रहता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, है ना, जब लाइगेंड नहीं आता है तब। इसके पास में कौन सी एक्टिविटी होती है? इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी, जिसकी वजह से ये जीटीपी को जीडीपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में इफेक्टर बताए थे आपको ना, इफेक्टर अलग अलग हो सकते हैं ना। उसके बाद में ये प्रोटीन काइनेज ए का बताया था आपको। इसके बाद में कितनी सबयूनिट होती हैं? 4, 2 तो रेगुलेटरी और 2 कैटालाइटिक। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब लाइगेंड आएगा साइक्लिक एमपी बनेगा तब ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। रेगुलेटरी सबयूनिट के साथ में कौन आकर बाइंड करता है? साइक्लिक एमपी। कितने करेंगे? प्रत्येक रेगुलेटरी सबयूनिट के साथ में 2 साइक्लिक एमपी आकर बाइंड करते हैं, जिससे प्रोटीन काइनेज ए क्या हो जाता है? फ्री, है ना। कौन सी वाली सबयूनिट? कैटालाइटिक। और ये क्रेब का क्या कर देते हैं? फॉस्फोराइलेशन। फिर ये कहाँ पे जाता है? अपने रेस्पॉन्स एलिमेंट के पास में जाएगा और जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट करवा देगा। इसके बाद में ये सिग्नलिंग अपन ने पढ़ी थी विब्रियो कोलेरा की। जी अल्फा एस के बारे में चल रहा है। किसके बारे में? जी अल्फा एस के बारे में। इसमें अपने 2 टॉक्सिन पढ़ी थी ना। तो ये बीटा तो क्या करती है? पोर फॉर्मेशन का करती है ना काम, चैनल फॉर्मेशन करती है। और ए वाली टॉक्सिन होती है जो अंदर की तरफ आ जाएगी एपिथेलियल सेल्स के अंदर। और ये क्या करती है? जी अल्फा जीटीपी को एडीपी राइबोसाइलेशन कर देती है, जिससे कि इसकी जो जीटीपेज एक्टिविटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। और ये परमानेंट क्या रहेगा? एक्टिव। तो एक्टिव रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा? साइक्लिक एमपी। और साइक्लिक एमपी क्या काम करता है? प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, अभी बताया था ना आपको। और ये अलग अलग प्रकार के क्या करेगा? फंक्शन करेगा आगे जाकर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था जी अल्फा आई। जी अल्फा आई का एग्जाम्पल क्या था? बॉर्डेला पार्टोसिस। ये भी क्या करता है? ये जी अल्फा जीडीपी का क्या करता है? एडीपी राइबोसाइलेशन करता है। ये हमेशा इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, तो ये जाकर इफेक्टर के साथ में बाइंड नहीं होगा, तो इफेक्टर हमेशा क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। तो हमेशा यहाँ से भी क्या बनेगा? साइक्लिक एएमपी बनेगा, जिससे वो पिंकअप हो जाएगी, पार्टोसिस हो जाएगा। उसके बाद में ये जी अल्फा टी की पढ़ी थी अपन ने। दो टाइप तो पढ़ ली ना, जी अल्फा एस और जी अल्फा आई, 2 तो ये पढ़ ली। एक तीसरा कौन सा है? जी अल्फा टी। और चौथा कौन सा था? चौथा टाइप बताया जी अल्फा क्यू। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा वाला बताया था आपको, याद है कि नहीं है? तो तीसरा वाला ये किस में काम में आएगा? विजन पाथवे के अंदर। इसमें इंपोर्टेंट क्या है? कैल्शियम का अंदर आना। कैल्शियम अंदर कब आता है?
जब वोल्टेज में चेंज होता है। -70 से कितने पे आ जाएगा, डीपोलराइजेशन पे। समझ में आ गई क्या, डीपोलराइजेशन होगा तब कैल्शियम अंदर आएगा और विजन ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आ गई क्या, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूटामेट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आ जाएंगे, डंप हो जाते हैं यहाँ पर। समझ में आ गई क्या, तो जब लाइट एब्सेंट होती है तो ध्यान रखना डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, डीपोलराइजेशन, जिससे कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा, और कैल्शियम जब अंदर की तरफ आता है तो क्या करवाता है, एक्सोसाइटोसिस। और न्यूरोट्रांसमीटर का नाम याद रखना कौन सा है, ग्लूटामेट। और जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, पोटेशियम तो बाहर, तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपर, और -70 से -90 पे आ जाएगा, जिससे कि ग्लूटामेट मेम्ब्रेन से फ्यूज नहीं होगा, और नहीं होगा तो विजन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अब लास्ट वाला बच गया अपना, ये अपने पढ़ लिया था ना, साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट। इसके अंदर ये जीपीसीआर है, गैप एक्टिविटी होती है, जीटीपी में चेंज होगा, जाकर इफेक्टर के साथ में बाइंड होता है, और पीआईपी2 किस में चेंज होगा, आईपी3 और डेग में। आईपी3 कहाँ पे जाता है, ईआर के पास में, जो कैल्शियम चैनल उनको ओपन करवाता है, कैल्शियम बाहर की तरफ आता है, और कैल्शियम जाकर कहाँ पे बाइंड होता है, कालमोड्यूलिन के पास। फिर कालमोड्यूलिन किसको एक्टिवेट करेगा, केम काइनेज को, और केम काइनेज किसको करता है, रो की गैप एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी, तो रो एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखो रो का नाम कहाँ पे आ रहा है, साइटोस्केलेटन के रीअरेंजमेंट के अंदर। फिर ये रो किसको एक्टिवेट करता है, रो को, और रो किसको करता है, लिम्ब काइनेज को। अब ये लिम्ब काइनेज क्या करता है, जब कोफिलिन के ऊपर फॉस्फोरेशन करता है तब तो ये क्या करता है, इसको इनएक्टिव, और प्रोफिलिन के ऊपर जब फॉस्फोरेशन करता है तब क्या करता है, तो इन दोनों का ध्यान रखना है। प्रोफिलिन पे करेगा तब तो क्या करेगा ये एक्टिव, और कोफिलिन को क्या करेगा, इनएक्टिव। अब ये अपना लास्ट वाला बच गया था ना, जी अल्फा, कौन सा वाला, क्यू वाला। अब इसको बताने की जरूरत थोड़ी है मेरे को, देखो देखे, ये पढ़ लिया आपने, इसमें कोई भी नया नहीं है, वही कोई जीपीसीआर है, जीपीसीआर के ऊपर कौन बाइंड होगा, कोई लाइगेंड आकर बाइंड होने वाला है, जिससे जो आपका जी अल्फा क्यू है, क्यू का नाम क्या है, देखो इधर, फोस्फोलाइपेज सी बीटा। तो जो आपको पता ना फोस्फोलाइपेज सी क्या काम करता है, फोस्फोलाइपेज सी क्या काम करता है, पीआईपी3 को, सॉरी पीआईपी2 को किस में चेंज करेगा, आईपी3, और कैसे बनता है ये आपका फोस्फोलाइपेज सी, पता है क्या किसी को, मैग्नीशियम पता है कैसे बनता है, नहीं पता, कोई बात नहीं है। देखो ये फोस्फोलाइपेज सी बीटा है, यहाँ पर आपका जीपीसीआर है, यहाँ पर जैसे लाइगेंड आकर बाइंड करता है तो इसकी गैप एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। पहले तो मास्क होती है ना, छुपी हुई होती है, जब जैसे लाइगेंड आता है तो ये क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद में यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है पास में, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन नॉर्मल क्या होती है, जीडीपी के रूप में होती है। अब यहाँ पर लाइगेंड आ गया है तो गैप एक्टिविटी क्या होगी इसकी, एक्टिव हो गई है, तो ये जीडीपी को किस में चेंज करेगी, जीटीपी में। फिर ये जी अल्फा क्यू जाएगा किसके पास में, अपने इफेक्टर के पास में जाएगा ना। इफेक्टर का नाम क्या है, इफेक्टर का नाम आपको याद रखने हैं ना, इफेक्टर के नाम आपको याद रखने हैं सबके। फोस्फोलाइपेज सी बीटा इसका इफेक्टर है, बीटा और गामा तो मेम्ब्रेन के साथ में बाउंड रहेंगी, पता है ना आपको। और ये वाला क्यू वाला जो अल्फा वाली है वो कहाँ पे जाएगी, इफेक्टर के साथ में, और यहाँ पर जाकर बाइंड हो जाएगी, जिससे क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो पीआईपी2 किस में चेंज होगा, आईपी3 और डेग के अंदर। अभी आईपी3 आपको पता है कहाँ पे जाता है, ईआर के पास में, चैनल है ना इसके पास, तो ईआर के पास में जाएगा और चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो कैल्शियम बाहर की तरफ आता है। अब आपको कहानी बताया आगे की तरफ क्या होता है, कैल्शियम बाहर की तरफ आता है ना, तो कालमोड्यूलिन के साथ में क्या होता है, बाइंड होता है। समझ में आ गई क्या बात। और जो डेग होता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये आगे जाकर कैल्शियम के साथ में मिलकर किसको एक्टिवेट करवाता है, प्रोटीन काइनेज सी को, किसको, अब ये नाम नहीं आ गया है, समझ में आ गया क्या। तो डेग क्या काम करता है, कैल्शियम के साथ में मिलकर क्या करता है, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करवाता है, जो आगे बहुत सारे काम करता है। आप तो इतना जान लो कि डेग किसके साथ में मिलेगा, कैल्शियम के साथ में, और प्रोटीन काइनेज सी को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अब इसके आगे की जानकारी पता नहीं है कि क्या करता है आगे जाकर, समझ में आ गई क्या बात। ये जी अल्फा
क्यू के बारे में। तो आपको चारों के फैक्टर याद होने चाहिए ना। अब अपन क्या पढ़ेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये भी जीपीसीआर का ही है। ये जो आपकी मसल्स होती है ना, जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स के अंदर आपको दो प्रकार की मसल्स देखने को मिलती हैं। एक तो कौन सी है, सर्कुलेटरी मसल्स, और एक दूसरी कौन सी है, ओब्लिक। ओब्लिक को क्या बोलते हैं, तिर्यक पेशी। नाम सुना है क्या आपने हिंदी के अंदर, तिर्यक पेशी बोलते हैं। तो ये तो है ओब्लिक, और ये वाली कौन सी है आपकी, सर्कुलेटरी मसल्स। ये क्या है, ल्यूमेन है। क्या है ये, ल्यूमेन। अब वेसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्शन करवाना है या डायलेशन करवाना है, उसके बारे में बता रखा है आपको। तो यदि आपको क्या करवाना है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब जानते हो ना, क्या होता है, संकुचन। और डायलेशन का मतलब क्या होता है, शीतलन। तो यदि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है तो देखो इसके अंदर जो ल्यूमेन है उसका साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया ना। यहाँ पे ल्यूमेन का साइज बड़ा है, यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, सर्कुलेटरी मसल्स के अंदर तो क्या होना चाहिए, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है ना, इन सर्कुलेटरी मसल्स के अंदर तो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन। और जो आपकी ओब्लिक मसल्स है इनमें क्या होना चाहिए, रिलैक्सेशन। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। समझ आ गई क्या बात, कि यदि आपकी सर्कुलेटरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और ओब्लिक मसल्स के अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो मसल्स आपकी कैसी होती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। वैसो डायलेशन का मतलब क्या होता है, फैलाव होता है ना। ल्यूमेन क्या हो गया, बड़ा हो गया है ना, ये देखो इस प्रकार से। तो इसके अंदर जो सर्कुलेटरी मसल्स होती हैं वो तो कैसी होती हैं, रिलैक्स। और ओब्लिक मसल्स कैसे होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी सिग्नलिंग याद होनी चाहिए आपको। ये वाली इसकी सिग्नलिंग है और ये आपको याद रहनी चाहिए। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पाथवे, देखो ये क्या है, जीपीसीआर है। जीपीसीआर के ऊपर जैसे ही कोई लाइगेंड आकर बाइंड करता है तो गैप एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। गैप एक्टिविटी एक्टिव होने के बाद में इसके पास में यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन में जी अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। तो ये जीटीपी को किस में चेंज हो जाएगा, जीटीपी में। क्यों हुआ है, गैप एक्टिविटी क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। किसकी वजह से हुई है, लाइगेंड की वजह से। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या है, इसका इफेक्टर है। क्या है, इफेक्टर। इफेक्टर का नाम क्या है, फोस्फोलाइपेज सी बीटा। फोस्फोलाइपेज सी बीटा के पास में आपको पता है क्या होती है, बाइंडिंग साइट होती है ना जी अल्फा के लिए। तो जी अल्फा के लिए बाइंडिंग साइट है। अभी ये कैसा है, इनएक्टिव है। इसका मतलब लाइगेंड नहीं आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा। यहाँ पर मैंने इसको क्या करवा रखा है, एक्टिव करवा रखा है। इसका मतलब लाइगेंड आ गया है, गैप एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और जीडीपी किस में चेंज हो गई है, जीटीपी में। तो ये आपका जी अल्फा यहाँ से आएगा और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, इस इफेक्टर के साथ में जो इसकी बाइंडिंग साइट है वहां पर आकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ये जी अल्फा जीटीपी ग्रुप में आकर बाइंड हो गया। इसका मतलब ये क्या है, अभी एक्टिव है। क्या है ये, एक्टिव। अब ये फोस्फोलाइपेज सी, फोस्फोलाइपेज सी क्या काम करता है, अभी बताया था ना। फोस्फोलाइपेज सी क्या काम करता है, PIP2 को IP3 और डेक के अंदर चेंज करेगा। तो ये PIP2 को IP3 और डेक के अंदर चेंज कर देगा। अब ये मैंने बता रखी है आपको कि जो डेक होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है और IP3 क्या हो जाएगा, साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। बता रखा है ना पहले आपको। तो ये PIP2 चेंज होगा IP3 के अंदर और डेक के अंदर। अभी मैंने बताया था आपको कि डेक किसके साथ में मिलता है, कैल्शियम के साथ में। और यहाँ पर एक और नाम दे रखा है किसका, फॉस्फेटिडिल सेरीन का। तो ये इसके साथ मिलकर क्या करता है, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। और प्रोटीन काइनेज सी आगे क्या काम करता है, देखो यहाँ पर बता रखा है आपको। ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन करता है और जीन का रेगुलेशन करता है। तो अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन काइनेज सी होता है वो कैसे एक्टिवेट होता है। तो डेग, इसके अलावा फॉस्फेटिडिल सेरीन और इसके अलावा कैल्शियम, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देते हैं। तो डेग का काम तो पूरा हो गया।
डे क्या काम करता है, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। और ये वाली बात आपने कहाँ पे पढ़ी है, वो CH का जो फर्टिलाइजेशन पढ़ा था ना, तब वहाँ पर डे वाली बात पढ़ी थी आपने। अब IP3 का क्या काम होता है आपको पता है सबको। IP3 कहाँ पे जाता है, ER के पास में, ER रिजर्वायर है ना। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा चैनल प्रेजेंट है, IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल। मतलब IP3 आकर यहाँ पर क्या करेगा, बाइंड। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये क्या रहता है, क्लोज रहता है। जब सिग्नलिंग नहीं चलती है ना, तब ये आपका IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल क्या रहेगा, क्लोज। लेकिन अभी तो क्या चल गई है, सिग्नलिंग चल गई। तो सिग्नलिंग चल गई तो आपका PIP2 से क्या बन गया है, IP3 बन गया। अब ये वाले चैनल है कौन से, IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल। तो जैसे ही IP3 इस चैनल के ऊपर आकर बाइंड करता है तो चैनल क्लोज से क्या हो जाएगा, ओपन। क्या हो जाएगा, ओपन। अब इसके अंदर जो कैल्शियम है ER के अंदर, वो कहाँ पे आ जाएंगे, बाहर, साइटोसोल के अंदर आ जाएंगे। अब आपको पता है जब कैल्शियम बाहर की तरफ आते हैं तो बहुत सारे काम करवाते हैं। अब ये कैल्शियम बाहर की तरफ आएगा तो देखो क्या क्या करवाता है। ये सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट जिसका नाम क्या है, कालमोडुलिन। ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, लेकिन कैल्शियम बाहर आ गया है। किसकी हेल्प से आया है, IP3 की हेल्प से। IP3 एक्टिवेट किसकी हेल्प से हुआ है, आपके इफेक्टर की वजह से। इफेक्टर किसकी वजह से हुआ है, लाइगेंड की वजह से हुआ ना, गैप एक्टिविटी के द्वारा हुआ है। अब ये कैल्शियम बाहर की तरफ जैसे ही आता है तो ये किसको एक्टिवेट कर देता है, कालमोडुलिन को। और प्रत्येक कालमोडुलिन के साथ में कितने कैल्शियम बाइंड आपको दिख रहे हैं, 4। आपने ब्लड क्लोटिंग फैक्टर पढ़े हैं क्या, उसमें चौथा नंबर का जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम। क्या नाम होता है, समझ आ गई क्या बात, इसलिए 4 बाइंड करवा दिए मैंने। तो कैल्शियम जैसे ही बाहर आता है ER से साइटोसोल के अंदर, तो ये कालमोडुलिन प्रोटीन को क्या कर देता है, एक्टिव। और प्रत्येक कालमोडुलिन के साथ में कितने कैल्शियम, 4 कैल्शियम बाइंड होते हैं। अब ये कालमोडुलिन एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिव होने के बाद में किसको एक्टिवेट करता है, केम काइनेज को। ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर केम काइनेज कैसा होता है, इनएक्टिव। अब जैसे कालमोडुलिन के साथ में आकर कैल्शियम बाइंड होता है, एक्टिव होता है, तो ये केम काइनेज जो इनएक्टिव है उसको क्या कर देता है, एक्टिव। इसके साथ में आकर बाइंड हो गया है, देखो हो गया ना। तो इसको क्या कर देगा, अब ये एक्टिव कर देगा। तो पहले तो कौन एक्टिवेट हुआ, कालमोडुलिन। अब किसको एक्टिवेट किया, केम काइनेज। काइनेज है ना, ये काइनेज क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो ये क्या काम करता है, MLCK। इसका नाम क्या होता है, देखो उधर लिख रखा है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। इस मायोसिन लाइट चेन काइनेज का क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेशन करता है। तो इसको इनएक्टिव से क्या कर देगा, इनएक्टिव, एक्टिव कर देगा। अब एक्टिव करने के बाद में जैसे ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज के ऊपर जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है, किसके द्वारा, केम काइनेज के द्वारा, तो ये एक्टिव हो जाता है। और जैसे आपका मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिव होता है तो ये किसको जाकर एक्टिवेट करता है, मायोसिन लाइट चेन को। किसको, मायोसिन लाइट चेन को। जैसे इसके ऊपर फॉस्फोरेशन होता है क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही मायोसिन लाइट चेन के ऊपर क्या होता है, फॉस्फोरेशन होता है, तो क्या हो जाएगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि पाथवे कौन सा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पाथवे। इसमें आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा, कालमोडुलिन, उसके बाद में केम काइनेज, उसके बाद में मायोसिन लाइट चेन काइनेज, उसके बाद में मायोसिन लाइट चेन। 4 ही नाम आपको याद रखने हैं, कालमोडुलिन, केम काइनेज, MLCK और MLC। तो ये तो नाम आपको याद हो जाएंगे ना, MLCK MLC। समझ में आ गया। अब क्या हो गया है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अब वापस देखो क्या क्या हो रहा है, GPCR है, GPCR अभी इनएक्टिव है। जैसे ही लाइगेंड आकर बाइंड करेगा तो क्या होगा, रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। इसकी जो गैप एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इसी के पास में क्या है, जी प्रोटीन है। क्या है, G अल्फा, G बीटा और G गामा। अब G अल्फा की जो GDP है उसको किस में चेंज किया जाएगा, GTP में चेंज किया जाएगा। अब जो G अल्फा GTP है वो कहाँ पे जाएगी, अपने इफेक्टर मॉलिक्यूल के पास में जाएगी, जिसका कि नाम क्या है, फॉस्फोलाइपेज C बीटा। वहां पर जाकर क्या करेगी, ये
बाइंड हो जाएगी। कौन? जी अल्फा जीटीपी। जैसे ये इफेक्टर के साथ में जाकर बाइंड होती है, इफेक्टर का नाम फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। तो इफेक्टर क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। तो इफेक्टर क्या करता है बताओ? PIP2 को IP3 और डेग के अंदर चेंज कर देगा। जो डेग होता है वो मेम्ब्रेन के साथ में बाउंड है, तो डेग क्या करता है? कैल्शियम के साथ में और फॉस्फेटिडिल के साथ में मिलकर किसको एक्टिवेट करता है? प्रोटीन काइनेज सी को। तो एक तो अपन ने प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर दिया। अब दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा बचा अपने पास में? IP3। IP3 किसके पास में जाता है? ER के पास में। किसके पास में जाएगा? ER के पास में। और ER के पास में एक चैनल जिसका नाम क्या है? IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल। उसके अंदर कैल्शियम भरे पड़े हैं। अब जैसे ही PI3 एक्टिव हुआ या बना तो वो कहां पे जाएगा? ER के पास में। IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल को क्या कर देगा? ओपन कर देगा। क्या कर देगा? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। अब जैसे ही IP3 बनेगा तो जाएगा ER के पास में और क्या करेगा? उन चैनल को क्या कर देगा? ओपन। तो कैल्शियम ER से कहां पे जाएंगे? साइटोसोल साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। अब कैल्शियम बाहर की तरफ आता है तो एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसका नाम क्या होता है? कालमोड्यूलिन। और प्रत्येक कालमोड्यूलिन के साथ में 4 कैल्शियम बाइंड होते हैं। अब कालमोड्यूलिन किसको एक्टिवेट करती है? केम काइनेज को। और केम काइनेज किसको एक्टिवेट करता है? MLCK को, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। तो ये भी काइनेज है, तो ये भी किसी को क्या करेगा? फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो ये किसको करेगा? MLC को, मायोसिन लाइट चेन का क्या कर देगा? फॉस्फोराइलेशन कर देगा, जिससे कि क्या हो गया? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये पाथवे समझ में आ गया क्या आपको? किसी के कंफ्यूजन है क्या? समझ में आ गया? पढ़ो देखे। पढ़ लिया? कंफ्यूजन है किसी के? नहीं है ना? जो पीछे बताया सेम टू सेम बात लिखी हुई है। जो PLC बीटा है आपका वो क्या करता है? PIP2 को IP3 और डेग में चेंज कर देगा। फिर क्या होगा? ये जो आपका डेग होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। डेग के साथ में कौन मिलेगा? फॉस्फेटिडिल और कौन मिलेगा? कैल्शियम। और किसको एक्टिवेट करवाते हैं? प्रोटीन काइनेज सी को। IP3 क्या होता है? एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो कहाँ पे हो जाएगा? ये डिफ्यूज होकर साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। और ER के पास में इसके क्या होते हैं? चैनल, जिनका नाम क्या है? IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल। ये ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे तो आपका कैल्शियम कहाँ पे आ जाएगा? साइटोसोल के अंदर। और साइटोसोल के अंदर आने के बाद में किस प्रोटीन के साथ में बाइंड करेगा? कालमोड्यूलिन के साथ में। 4 कैल्शियम क्या करते हैं? प्रत्येक कालमोड्यूलिन के साथ में क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। और कालमोड्यूलिन किसको एक्टिवेट करती है? केम काइनेज को। और केम काइनेज किसको करता है? MLC को। और MLC को। और क्या होगा? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है? अब दूसरी सिग्नलिंग कौन सी आएगी? रिलैक्स भी तो करवाना मसल्स को, तो क्या पढ़ेंगे? मसल्स का रिलैक्सेशन। अब ये वाली समझ में आ गई तो रिलैक्सेशन वाली भी समझ में आ जाएगी। नोट्स बना लिए सबने?
टाइम लगता है क्या बनाने में? लगता है ना। अब एक बार तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बार बार वही जी अल्फा लिखते लिखते पागल हो गए आप, है ना। कितनी बार आएगा जी अल्फा, इसलिए वो चीज़ मैं वहाँ पे यहाँ पे बनाता हूँ तो टाइम लग जाता। अब लगभग 10 सिग्नलिंग आपने पढ़ ली होंगी, उसमें वही जी अल्फा, वही गैफ एक्टिविटी, वही आता है। इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कन्फ्यूजन कैसे करेगा आपको, जब पूरी सिग्नलिंग पढ़ लोगे ना तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा फिर। समझ आ गया क्या? सब कुछ मिक्स हो जाएगा कि पोस्टपोल आईपीएससी बीटा था, गामा था, PIP2 था, PIP3 था, इस प्रकार से समझ में पूरे आ जाएगी। इनको आपको सेपरेट करके रखना है एग्जाम तक। समझ आ गया ना। सब सिग्नलिंग के एक एक कमरे बना लो अंदर की तरफ ब्रेन के अंदर। समझ आ गया। इसके अंदर ये सिग्नलिंग है, इसके अंदर ये सिग्नलिंग है, इसके अंदर ये सिग्नलिंग है, ये तो मिक्स हो जाएगा। अब वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि GDP आता है, GTP आता है, ATP आता है, ADP आता है। वहाँ पर आपको GTP राइबोसाइलेशन का, ADP राइबोसाइलेशन का GTP लिख देगा आपको कि इसका GDP राइबोसाइलेशन कर दिया या ADP राइबोसाइलेशन कर दिया, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ADP राइबोसाइलेशन था या GDP राइबोसाइलेशन था, पता नहीं चलता ना। वहाँ पर एक स्टेटमेंट भी उसने चेंज किया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। और इसमें सबसे ज़्यादा याद क्या रखना है, एक तो इफेक्टर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया क्या? क्योंकि इफेक्टर मॉलिक्यूल समझ में आ गया तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी फिर। अब क्या पढ़ेंगे अपन, मसल्स रिलैक्सेशन पाथवे। ये एक प्रकार से NO की सिग्नलिंग है। किसकी है सिग्नलिंग? NO की, नाइट्रिक ऑक्साइड की क्या है ये सिग्नलिंग है एक प्रकार से। तो मसल्स का क्या करवाना है अब, रिलैक्सेशन। इसके अंदर दो सेल काम में आती हैं, एक तो कौन सी सेल है आपकी, एंडोथेलियल सेल, और एक कौन सी आपकी, स्मूथ मसल सेल। दो सेल मैंने बनाई है, ये आपस में क्या होती है, प्रोक्सिमल होती है, पास पास में होती है। इसका मतलब इनके अंदर क्या दिख रहा है, देखो पैराक्राइन सिग्नलिंग का एग्जांपल हो सकता है क्या ये? पैराक्राइन सिग्नलिंग पता है ना आपको क्या होती है, नेबरिंग सेल के अंदर चलती है ना ये, तो ये पास पास में तो है दोनों सेल, तो इनके अंदर कौन सी सिग्नलिंग हो सकती है, पैराक्राइन हो सकती है। देखो इस एंडोथेलियल सेल को देखो, ये कौन सा रिसेप्टर है, GPCR। अभी क्या है ये, इनएक्टिव है। यहाँ पर GPCR क्या हो गया है, एक्टिव हो गया। क्यों? लाइगेंड आकर बाइंड कर गया है। तो अब इसकी गैप एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, एक्सपोज हो गई ना, बाहर की तरफ आ जाएगी। यहाँ पे पास में क्या प्रेजेंट है, G प्रोटीन, G अल्फा, बीटा और गामा। तो ये जैसे ही लाइगेंड आकर एक्टिव बाइंड होता है तो गैप एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टार्ट। तो ये गैप एक्टिविटी क्या करती है, GDP को GTP के अंदर चेंज कर देगी। अब ये G अल्फा इस बीटा और गामा से डिसोसिएट हो जाएगा और कहाँ पे जाएगा, अपने इफेक्टर के पास में, नाम क्या है, फोस्फोलाइपेज C बीटा। यहाँ पर आकर बाइंड करेगा। तो फोस्फोलाइपेज C का क्या काम होता है, PIP2 को IP3 और डेक के अंदर, क्योंकि फोस्फोलाइपेज C का काम यही तो होता है। PIP2 किस में चेंज करेगा, IP3 और डेक के अंदर। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको पहले बता दी थी है ना PIP2 की, तो IP3 कैसे बनता है और डेक कैसे बनता है। अब देखो यहाँ तक तो किसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है, वैसे वैसे चल रहा है। अब ये डेक का काम समझ में आ गया क्या होता है। डेक का क्या करेगा, कैल्शियम के साथ में मिलकर और फॉस्फेटिडिल सेरीन के साथ में मिलकर क्या करता है, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है। तो वहां पर प्रोटीन काइनेज A भी लिखा हुआ सकता है, समझ आ गया ना। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। अब ये IP3 क्या काम करता है, देखो IP3 का काम क्या है बताओ, वो ER के पास में जाएगा और इसके क्या पास, इसके पास में क्या है, इसके चैनल है, तो चैनल को क्या कर देगा, ये ओपन कर देगा। क्या कर देगा, ओपन। तो देखो IP3 गया, इन कैल्शियम चैनल के साथ में बाइंड हुआ, तो कैल्शियम चैनल क्या हो गए, ओपन। तो कैल्शियम क्या हो जाएंगे, बाहर से कहाँ पे आ जाएगा, सॉरी अंदर से कहाँ पे आ जाएगा, बाहर, साइटोसोल के अंदर आ गया। अब कैल्शियम का आपको काम पता है क्या क्या होता है, काल मॉड्यूल के साथ में बाइंड होगा और इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। फिर ये क्या करेगा, केम काइनेज को के साथ में मिलकर क्या कर देगा, उसको भी एक्टिवेट। यहाँ तक तो आपको पता है, यहाँ तक तो कॉन्ट्रैक्शन वाली कहानी चल रही है पूरी, सही है। अब आगे वाले दो चार स्टेप आपको याद रखनी है। केम काइनेज जैसे एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, ये देखो एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज। ये इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। इसको क्या करता है, ये
एक्टिव करता है, इनएक्टिव से क्या कर देगा, एक्टिव। कौन करता है, काल मॉड्यूलिन के साथ में कौन मिला हुआ है, केम काइनेज। तो ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज क्या करता है, एक अमाइनो एसिड जिसका नाम क्या है, आर्जिनिन। इस आर्जिनिन को किस में चेंज करता है, सिट्रुलिन के अंदर और एनओ के अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर चेंज कर देता है। अभी आपको दो ही बातें याद रखनी है सिर्फ, कि जो केम काइनेज के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, काल मॉड्यूलिन जो एक्टिवेट है, ये किसको जाकर एक्टिवेट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज क्या करता है, आर्जिनिन को सिट्रुलिन के अंदर और एनओ के अंदर चेंज कर देता है। और इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और NADPH चाहिए। अब ये जो आपका NO होता है, ये गैस है, गैसेस मॉलिक्यूल है ना, तो ये डिफ्यूज कर सकता है, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गैसों का जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ना। तो गैस क्या कर सकती है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और दूसरे सेल के पास में चले जाएगा, जिसका नाम क्या है, स्मूथ मसल सेल। अब ये NO यहाँ से डिफ्यूज होकर जाएगा पास वाले सेल के पास में, और पास वाले सेल के पास में क्या है, इफेक्टर, जिसका नाम क्या है, ग्वानिलाइल साइक्लेज। कैसे बनता है ये, एडिनाइल साइक्लेज के द्वारा क्या बनता है, साइक्लिक AMP। इसके द्वारा ATP के द्वारा बनाया था ना आपने डायग्राम में, ATP के द्वारा क्या बनाया था आपने, साइक्लिक AMP, एडिनाइल साइक्लेज के द्वारा। अब वहां पर क्या नाम आ गया है, ग्वानिलाइल साइक्लेज। इसका मतलब GTP से क्या बनाएगा, साइक्लिक GMP बनाएगा। क्या बनाएगा, साइक्लिक GMP। देखो साइक्लिक GMP बन गया ना। तो जैसे ही ये NO स्मूथ मसल्स के ऊपर पाए जाने वाला इफेक्टर, जिसका कि नाम है क्या, ग्वानिलाइल साइक्लेज, इसके ऊपर इसकी बाइंडिंग साइट है, तो वहां पर जाकर क्या करेगा, ये बाइंडिंग करेगा। तो ये क्या हो गया, अब इफेक्टर एक्टिवेट हो गया। क्या हो गया है, एक्टिवेट। जैसे ये एक्टिवेट होता है तो ये GTP को किस में चेंज करता है, साइक्लिक GMP के अंदर। और ये साइक्लिक GMP है, किसको एक्टिवेट करती है, प्रोटीन काइनेज G। प्रोटीन काइनेज G जैसे एक्टिवेट होता है तो देखो इसका नाम क्या है, MLCP। क्या नाम है इसका, मायोसिन लाइट चेन फोस्फेट। ये कैसा होता है, इनएक्टिव है, इसको फोस्फोराइलेशन करके क्या कर देगी, एक्टिव कर देगी। क्या कर देगी, एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद में ये क्या करता है, MLC के ऊपर जो फोस्फेट लगा हुआ है उसको रिमूव कर देगी, क्योंकि नाम क्या है, फोस्फेटेज है। क्या है, फोस्फेटेज क्या करता है, फोस्फेट को रिमूव करता है ना, बताया था ना आपको फोस्फेटेज का काम। तो ये फोस्फेटेज क्या करता है, इस MLC के ऊपर क्या करेगा, फोस्फेट था ना उसको क्या कर देगा, मतलब ये क्या है अभी, अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में, अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में। तो अब क्या होगा, मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा। अब इस सिग्नलिंग को याद कैसे करना है, पहले तो आपको याद रखनी है ये किसकी सिग्नलिंग है, रिलैक्सेशन की। किसकी, रिलैक्सेशन। तो मसल्स रिलैक्सेशन के अंदर दो प्रकार की सेल काम में आती हैं, एक तो एंडोथेलियल सेल और एक, अब आपको कंफ्यूजन कैसे करेगा, आपको कंफ्यूजन ऐसे करेगा कि ऐसे बोलेगा कि स्मूथ मसल सेल्स के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो आपकी एंडोथेलियल सेल्स के इफेक्टर के ऊपर जाकर बाइंड कर जाएगी। तो बताओ बाइंड कहाँ पे करती है, और क्वेश्चन में क्या देगा, समझा गया क्या। एक एक पॉइंट याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मसल्स रिलैक्सेशन पाथवे के अंदर दो प्रकार की सेल काम में आती हैं, एक तो कौन सी, एंडोथेलियल सेल, और दूसरी स्मूथ मसल सेल। सबसे पहले कहानी स्टार्ट कहां से होगी, एंडोथेलियल सेल से। एंडोथेलियल सेल्स पे क्या पाए जाएंगे, GPCR। क्या पाए जाएंगे, GPCR। GPCR के ऊपर आकर कौन बाइंड करेगा, लाइगेंड। तो गैप एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टार्ट। गैप एक्टिविटी जैसे स्टार्ट होती है तो G अल्फा भी क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा ना। और G अल्फा GTP के रूप में जाकर कहां पे बाइंड करेगा, अपने इफेक्टर के साथ में। नाम क्या है, फोस्फोलाइपेज C बीटा। अब फोस्फोलाइपेज C क्या काम करता है, PIP2 को IP3 और डेक के अंदर चेंज कर देगा। अब ये IP3 कहां पे जाता है, ER के पास में, और चैनल क्या कर देंगे,
ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम कहाँ पे आ जाएगा, बाहर। कैल्शियम बाहर आकर किसके साथ में बाइंड करेगा, कालमोडुलिन के साथ में, तो कालमोडुलिन एक्टिवेट हो जाएगी। अब कालमोडुलिन किसको एक्टिवेट करती है, केम काइनेज को, तो केम काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब केम काइनेज किसको एक्टिवेट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को। अब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जैसे एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर पाए जाने वाला एक अमीनो एसिड जिसका कि नाम है क्या, आर्जिनिन, इसको ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज किस में चेंज करेगा, सिट्रुलिन, ये भी अमीनो एसिड तो है, सिट्रुलिन के अंदर और एनओ के अंदर। अब ध्यान रखना ये सिट्रुलिन और एनओ कहाँ पे बन रहा है, एंडोथेलियल सेल के अंदर बन रहा है। अब ये गैस है, एक प्रकार से गैसियस मॉलिक्यूल है एनओ। अब एनओ कहाँ पे जाता है, डिफ्यूज होकर स्मूथ मसल सेल्स के इफेक्टर के पास में, जिसका नाम क्या है, ग्वानिलाइल साइक्लेज। जैसे ये ग्वानिलाइल साइक्लेज की बाइंडिंग साइट के ऊपर जाकर बाइंड होता है एनओ, तो ये क्या करता है, जीएमपी से क्या बना, सॉरी जीटीपी से क्या बनाता है, साइक्लिक जीएमपी बनाता है, सेकेंडरी मैसेंजर बन गया। अब ये साइक्लिक जीएमपी किसको एक्टिवेट करता है, अब यहाँ पर प्रोटीन काइनेज ए भी लिखा हुआ आ सकता है, मैं बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है, जो चेंजमेंट यहाँ पे भी हो सकता है। तो जीटीपी से क्या बन गया है, साइक्लिक जीएमपी, और साइक्लिक जीएमपी किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज जी को। अब ये प्रोटीन काइनेज जी क्या काम करता है, मायोसिन लाइट चेन फोस्फेटेज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और ये मायोसिन लाइट चेन फोस्फेटेज जब एक्टिवेट होता है तो किसको अनफॉस्फोराइलेट करता है, ये मायोसिन लाइट चेन को। तो ये मायोसिन लाइट चेन क्या हो जाएगी, अनफॉस्फोराइलेटेड, और यहाँ पर फॉस्फोराइलेटेड लिखा हुआ आएगा, समझा गया क्या। तो आपको याद रखना है कि MLCP जो एक्टिवेट है ये क्या काम करता है, मायोसिन लाइट चेन का जो फॉस्फोराइलेशन है उसको क्या कर देगा, हटा देता है इस फॉस्फेट को। तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, और ये आके जाकर क्या करता है, मसल्स का रिलैक्सेशन करता है। तो इसको ध्यान रखना, ये कैसी फॉर्म में होता है, अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में। क्या बनेगा, प्रोटीन काइनेज जी, कहाँ पर, स्मूथ में। और एनओ कहाँ पे बनता है, किसकी हेल्प से, एनओ सिंथेज की हेल्प से। और तो ये तो कहानी आपको याद रह जाएगी। तो आपको 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो ये वाला कहाँ पे बनता है, एक साइक्लिक जीएमपी किसको एक्टिवेट करता है, और एक ये वाला, समझ में आ गई क्या। अब देखो सिग्नलिंग को वापस से, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना, प्रोटीन काइनेज जी से, वहां से। चले आगे, हो गई याद। अभी तो याद रहेगी आपको, कल भी याद रहेगी, लेकिन परसों याद नहीं रहेगी, फिर समझाएंगे ना, फिर मिक्स हो जाएगा सब कुछ काम। अब एक ड्रग्स है वायग्रा के नाम से, जो एनो सिग्नल को क्या करती है, अफेक्ट करने का काम करती है, सिल्डेनाफिल बोलते हैं इसको। अब देखो ये क्या काम हो रहा है, ये आपका क्या है, ग्वानिलाइल साइक्लेज है, क्या है, ग्वानिलाइल साइक्लेज। यहाँ पर आकर कौन बाइंड कर रहा है, एनो करा था ना बाइंड, और ये किसको क्या करता है, जीटीपी को किसमें चेंज करता है, साइक्लिक जीएमपी के अंदर। और ये साइक्लिक जीएमपी आगे जाकर किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज जी को। और ये प्रोटीन काइनेज जी आगे जाकर क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना, इससे पेनिस इरेक्टेशन हो जाएगा। अब देखो ये साइक्लिक जीएमपी होता है ना, ये साइक्लिक जीएमपी थोड़ी देर के बाद में किस में चेंज हो जाता है, वापस जीएमपी के अंदर। किसके अंदर चेंज होता है, जीएमपी के अंदर। और इसको चेंज करने का काम कौन करता है, फोस्फोडाइएस्ट्रेज। कौन करता है, फोस्फोडाइएस्ट्रेज।
अभी वियाग्रा क्या काम करती है, इस फोस्फोडाइएस्ट्रेज को क्या कर देती है, जाकर ब्लॉक कर देती है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना ना, ये किसको जाकर ब्लॉक करेगी, फोस्फोडाइएस्ट्रेज को। तो क्या होगा, जीएमपी बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ज्यादा कौन रहेगा, साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो प्रोटीन काइनेज जी भी ज्यादा बनेगा, तो वैसोडाइलेशन भी ज्यादा होने वाला है। एक तो आपको ये वाली रखनी है सिल्डेनाफिल, एक होती है आपकी, एक ड्रग्स और होती है जिसका नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे, एक ड्रग्स और है, अभी याद आ जाएगा बता दूंगा। ये समझ में आ गया क्या, इसमें याद रखना है कि किसको जाकर ब्लॉक करती है वियाग्रा, फोस्फोडाइएस्ट्रेज को। ये वाला याद रखना है आपको, क्या करवाती है ये जाकर, वैसोडाइलेशन क्या करवाती है, क्या करवाती है, वैसोडाइलेशन। तो देखो अब किसका लेवल बढ़ गया है, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया ना फोस्फोडाइएस्ट्रेज, तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ गया है। यदि फोस्फोडाइएस्ट्रेज एक्टिव रहता तो इस साइक्लिक जीएमपी को वापस किस में चेंज कर देगा, जीएमपी में। लेकिन वियाग्रा टेबलेट ने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया है, जिससे क्या हो गया, साइक्लिक जीएमपी का लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो एलिवेटेड लेवल ऑफ साइक्लिक जीएमपी फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आपका क्या रहेगा, साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। तो ये किसके लिए ट्रीटमेंट में काम में आता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के लिए काम में आता है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ गया है। तो दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो फोस्फोडाइएस्ट्रेज क्या हो जाता है, ब्लॉक, तो ये क्या हो जाता है, साइक्लिक जीएमपी से किस में चेंज नहीं होता है, जीएमपी में। और साइक्लिक जीएमपी ज्यादा बनेगा तो वैसोडाइलेशन भी ज्यादा होगा। देख लो इसको वापस से एक बार, IP2 बताते हैं अभी। IP3 वाला तो आपको स्टार्टिंग बताया था ना। IP3 क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, और डे क्या होता है आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो जो डेग होता है ना वो तो मेम्ब्रेन के साथ में बाउंड रहेगा, जबकि जो IP3 होता है वो कहाँ पे आ जाता है, मेम्ब्रेन से निकलकर साइटोसोल के अंदर आ जाता है, और साइटोसोल के अंदर आएगा। तो जैसे जब भी IP3 आता है ये ER के पास में जाता है, क्योंकि चैनल कहाँ है, ER के पास में, और ER के पास में जैसे ही आता है तो वो चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन। तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, क्या, मेम्ब्रेन चैनल है ना। चैनल का काम क्या है, ये आप जब सेल बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो ये आपके जो टॉपिक है आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर बहुत सारे पंप भी आएंगे, जैसे पी टाइप, एफ टाइप, इस प्रकार के ना। पंप के अलावा वहाँ पर कुछ चैनल भी आपको मिलेंगे, ये CFTR वगैरह मैंने बताया ना, ये सब वहाँ पे मिलेंगे आपको। इनकी जो मैकेनिज्म आपको टोटल कहाँ पे मिलने वाली है, सेल बायोलॉजी के अंदर मिलने वाली है। तो कि किस प्रकार से कैल्शियम चैनल ओपन होने वाले हैं, क्या रिजर्वायर होता है, किस प्रकार के आपके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, पी टाइप क्या होता है, एफ टाइप क्या होता है, F0 F1 भी सुना होगा आपने, ये सब वहाँ पे आएंगे आपके, है ना, कि इनके अंदर किस प्रकार की सब यूनिट होती है और कैसे ये एक्टिवेट होते हैं। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिग्नलिंग। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो PIP2 होता है वो क्लीव होता है किसके अंदर, IP3 और डेग के अंदर। तो डेग तो रहेगा कहाँ पर, मेम्ब्रेन के अंदर, और IP3 कहाँ पे आता है, साइटोसोल में। और क्या करेगा ये, ER के ऊपर जो कैल्शियम चैनल उनको क्या कर देगा। फिर आगे वाला काम आपको पता है क्या होता है। अब रेगुलेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन, GPCR का रेगुलेशन कैसे होता है। देखो ये GPCR है, GPCR के ऊपर अगर कौन बाइंड हो गया है, लाइगेंड आकर बाइंड हो गया है, तो गैप एक्टिविटी क्या हो गई है, एक्टिवेट हो गई। तो G अल्फा GDP से किस में चेंज हो जाएगी, बार बार, है ना, सुन के परेशान हो गए ना आप कि क्या क्या हो रहा है ना। तो वापस से क्या हो रहा है, GTP चेंज हो गई है। अब देखो क्या हो रहा है, अब थोड़ी देर बाद में क्या होना है, ये आपका लाइगेंड क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लाइगेंड थोड़ी देर के लिए आता है ना, रेस्पॉन्स करवा के चला जाएगा। तो थोड़ी देर बाद में क्या होना चाहिए, ये जो आपकी GTP के अंदर चेंज हो गई, ये GTP वापस किस में चेंज होनी चाहिए, GDP में। कंटिन्यूस सिग्नलिंग नहीं चलनी चाहिए। तो थोड़ी देर बाद में ये GTP किस में चेंज हो जाएगी, GDP में। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो G अल्फा आपका कौन सी फॉर्म में है,
जीटीपी, मतलब ये कैसा है, अभी एक्टिव है, लाइगेंड आ गया है, इसका मतलब एक्टिव है। थोड़ी देर बाद में ये किस में चेंज हो जाएगा, जीडीपी में इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में, खुद के पास में क्या है, इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी होती है, बताया था ना स्टार्टिंग के अंदर आपको। तो जी अल्फा के पास में क्या होती है, इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये जीटीपी को वापस से किस में चेंज कर देगा, जीडीपी के अंदर। और इसकी हेल्प करवाने के लिए एक प्रोटीन कौन सी है, आरजीएस। देखो नाम क्या लिख रखा है, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। तो जी प्रोटीन है, ये जी प्रोटीन ही तो है। इस जी प्रोटीन को क्या करेगी, ये रेगुलेट करेगी, इसलिए इसका नाम क्या है, आरजीएस, रेगुलेटरी या रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। और इसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, गैप वाली। तो गैप अलग है और गैप अलग है। देखो जीएपी का नाम क्या है, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जीटीपेज का काम क्या है, जीटीपी को जीडीपी के अंदर चेंज करेगी। अब देखो क्या हो रहा है, यह भी एक्टिव था क्योंकि सिग्नल आ गया था, थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि जी अल्फा के पास में, खुद के पास में क्या है, इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी है। तो इस जीटीपी को किस में चेंज कर देगा, जीडीपी में। अब देखो ये आरजीएस प्रोटीन क्या काम कर रही है, इसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, गैप। तो ये क्या काम करवाती है, ये जीटीपी को किस में चेंज करवाएगी, जीडीपी में। ये इसकी एक्टिविटी को और बढ़ा देती है, 40 गुना बढ़ा देती है। कितने गुना बढ़ा देती है, देखो लिख रखा है, सिग्नलिंग को 40 फोल्ड क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। 40 गुना सिग्नलिंग को क्या कर देगी, कम। जैसे कि सपोज करो ये सिग्नल है, 40 सेकंड के लिए रुक रहा था, यहाँ पर कितने सेकंड के लिए रुक रहा था, 40 सेकंड के लिए। तो 40 सेकंड के बाद में ये एक्टिव से क्या होने वाला था, इनएक्टिव होने वाला था, समझा गया। लेकिन जो आरजीएस है ना, उसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, गैप। तो ये कितने फोल्ड कम कर देती है इसको। अब ये जो 40 सेकंड रुक रहा था, ये 40 सेकंड एक्टिव से इनएक्टिव होने में लगा रहा था, वो कितनी देर में हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर। क्योंकि कितने गुना कम कर देगा, ये 40 गुना क्या कर देगा, एक सिग्नल को कम कर देगा। समझ आ गई क्या बात, समझ आ गई ना कैसे हो रहा है। वापस से बता देता हूँ, जी अल्फा जीटीपी है वो हमेशा एक्टिव रहेगा जब लाइगेंड रहेगा, तब इतना तो पता है आपको। इसके पास में, खुद के पास में क्या होती है, इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये जीटीपी को किस में चेंज करता है, जीडीपी में, और ये इनएक्टिव हो जाता है। अब सपोज करो ये सिग्नल था, वो 40 सेकंड के लिए था, कितनी देर के लिए था, 40 सेकंड के लिए सिग्नल। वैसे सिग्नल इतनी देर रहता नहीं है, बताया मैंने एग्जांपल, 40 सेकंड के लिए है ये सिग्नल। अब ये सिग्नल क्या करता है, सिग्नलिंग करेगा तो गैप एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, तो जीडीपी किस में चेंज हो जाएगा, जीटीपी में। अब ये जीटीपी जाकर कहाँ पे बाइंड करेगा, अपने इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ में जाकर बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब जी अल्फा जो जीटी पे है, थोड़ी देर बाद में क्या होता है, ये सिग्नल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना, सिग्नल मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा, सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। तो जीटीपी से वापस किस में चेंज हो जाएगा, ये जीडीपी में। बताओ सिग्नल कितनी देर के लिए बताया मैंने, 40 सेकंड के लिए। तो 40 सेकंड के बाद में ये जीटीपी से वापस किस में चेंज हो जाएगा, हमेशा सिग्नलिंग को ऑन थोड़ी रखना है आपको, सेल के अंदर नहीं रखना ना, थोड़ी देर के लिए क्या रखना है, सिग्नलिंग के लिए ऑन रखना है। अब ये जीटीपी किस में चेंज हो गया है, जीडीपी के अंदर इनएक्टिव हो गया। लेकिन अब ये आरजीएस प्रोटीन क्या काम करती है, इसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, जीएपी, गैप वाली एक्टिविटी है। ये क्या काम करता है, इस सिग्नलिंग को और कम कर देता है। जो सिग्नल 40 सेकंड के लिए था, मतलब जो सिग्नल 40 सेकंड के लिए जीटीपी में, सॉरी जीटीपी से किस में चेंज हो रहा था, जीडीपी में। अब इस आरजीएस की वजह से वो 1 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, जीटीपी से जीडीपी के अंदर चेंज हो जाएगा। जो 40 सेकंड के लिए काम कर रहा था ना, वो कितनी देर के लिए काम करेगा, किसकी वजह से, आरजीएस की वजह से। और इसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, गैप। तो रेगुलेशन का सवाल आता है, ध्यान रखना। देखो आरजीएस का नाम क्या है, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। आरजीएस के पास में कौन सी एक्टिविटी है, गैप एक्टिविटी। गैप का नाम क्या है, देखो जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब जीटीपेज क्या काम करती है, जीटीपी को, अब जीटीपी क्या होती है, एक्टिव फॉर्म होती है ना, और जीडीपी इनएक्टिव। अब ये एक्सेलरेट करता है किसको, जीटीपेज एक्टिविटी ऑफ जी अल्फा।
जी अल्फा की जो जीटी पेज एक्टिविटी होती है उसको क्या कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा, बढ़ा देगा। अब जी अल्फा की जीटीपी एक्टिविटी को बढ़ा दिया इसने, तो जल्दी से क्या हो जाएगी, ये जीडीपी के अंदर चेंज हो जाएगी। इसलिए जो सिग्नल 40 सेकंड के लिए रुक रहा था वो अब कितनी देर के लिए रुकेगा, 1 सेकंड के लिए। क्यों, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दी है किसको, सिग्नलिंग को। कितनी देर के लिए, 40 गुना। 40 गुना क्या कर दिया इसने, सिग्नलिंग को कम कर दिया। जो सिग्नल 40 सेकंड के लिए रुक रहा था वो सिग्नल अब 1 सेकंड के लिए रुकेगा। किसकी वजह से, आरजीएस की वजह से, क्योंकि इसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, जीएपी वाली एक्टिविटी। तो जल्दी से ये एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा। समझ में आ गई क्या बात, ये ध्यान रखना है, ये वाला है ना, आरजीएस के पास में कौन सी एक्टिविटी है, गैप, रेगुलेशन करने का काम करता है। अब यदि सिग्नल थोड़ी ज्यादा देर के लिए हो, सिग्नल क्या हो, ज्यादा देर के लिए हो, वैसे तो नॉर्मल सिग्नल क्या, देखो कितनी देर के लिए बता रखा है मैंने, 2 सेकंड के लिए। सपोज करो कोई सिग्नल था वो 2 सेकंड के लिए रुक रहा था यहाँ पर, और सिग्नल देके चला रहा था, जा रहा था वापस से, तो 2 सेकंड के बाद में सिग्नलिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन ये सिग्नल कितनी देर के लिए रुक गया है, 20 सेकंड के लिए, तो सिग्नल लंबे टाइम तक चलेगी। क्या हो गया, लंबे टाइम तक चलेगी ना। जो सिग्नल 2 सेकंड के लिए आ रहा था अब वो कितनी देर के लिए आ गया है, 20 सेकंड के लिए, तो सिग्नलिंग क्या होगी, लंबे चलेगी, लंबे टाइम तक चलने वाली है ना। अब देखो क्या हो रहा है, वही जीपीसीआर, और अभी सिर्फ इतना रखना है, नॉर्मल जीपीसीआर है ना, ये बात है, नॉर्मल जीपीसीआर है। अभी ये कैसा है, इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव। क्यों है, लाइगेंड नहीं आया है। ये लाइगेंड आ गया तो जीपीसीआर क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। गैप एक्टिविटी बढ़ गई, एक्सपोज हो गई ना बाहर की तरफ। अब ये जी अल्फा जीटीपी किस में चेंज होगा, जीटीपी में, इफेक्टर के साथ में जाकर बाइंड होगा। यहां तक तो आपको पता है। अब क्या होगा, इफेक्टर क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा। और मैंने बताया था कि जो सिग्नलिंग का लास्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होता है, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, न्यूक्लियस में जाता है, अपने रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में बाइंड होता है और टारगेट जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट करवा देता है। तो सपोज करिए सिग्नलिंग चलेगी ऐसे, और लास्ट में क्या बना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन गया। अब बहुत सारी प्रोटीन बीच में आएंगी, है ना, तो लास्ट में जाकर क्या बन गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जाकर क्या करेगा, अपने रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में बाइंड होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जीआरके। जीआरके का नाम क्या है, जीपीसीआर रिसेप्टर काइनेज। बाइंड हो गया तो जीआरके का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, और क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा तो बनेगा इसका एमआरएनए, और ट्रांसलेशन के द्वारा इसकी क्या बनेगी, प्रोटीन। किसकी बनेगी, जीआरके। अब जीआरके एक्टिवेट कैसे हुआ है बताओ, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर बाइंड हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट कैसे हुआ, जब सेकेंडरी मैसेंजर बने और बहुत सारी प्रोटीन क्या हो गई है बीच में एक्टिवेट हुई है, तभी तो बना होगा ये सेकेंडरी मैसेंजर। एक्टिवेट कब हुआ है, जब जी अल्फा क्या हुई है, एक्टिवेट हुई है। किसकी वजह से, गैप की वजह से। गैप एक्टिवेट किसकी वजह से हुआ है, अब चाहे आप इसको ऐसे पढ़ लो चाहे इसको ऐसे पढ़ लो। क्या बना दिया आपने, जीआरके प्रोटीन बना दिए। जीआरके का नाम क्या है, जीपीसीआर रिसेप्टर। देखो लिख ही नाम ही क्या है इसका, काइनेज। तो क्या करेगा ये फॉस्फोराइलेशन करेगा। अब जो सिग्नल 2 सेकंड के लिए रुक रहा था वो कितनी देर के लिए रुक रहा है, 20 सेकंड के लिए रुक रहा है। तो ये क्या करता है, जीआरके प्रोटीन क्या करता है, यहाँ से आता है और क्या करता है, देखो ये वाला लूप कौन सा दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप, और ये इंटरनल लूप थर्ड। इसका क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेशन करता है, क्योंकि नाम ही क्या है, देखो जीपीसीआर रिसेप्टर काइनेज। तो ये काइनेज क्या करता है, इसका क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। तो देखो लिख रखा है, जीआरके क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है किसको, इंट्रिंसिक लूप थर्ड ही तो है ये, इंट्रिंसिक लूप थर्ड को। और किसको ब्लॉक करता है, गैप एक्टिविटी एंड सिग्नलिंग। ये गैप एक्टिविटी है ना, इसको भी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। और सिग्नलिंग होगा भी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब चाहे ये सिग्नल कितनी देर के लिए रुके, यहाँ पे चाहे 20 सेकंड के लिए रुके चाहे 30 सेकंड के लिए रुके, क्या हो गया है, ये इंट्रिंसिक लूप है, इसका क्या हो गया है, फॉस्फोराइलेशन हो गया है। और फॉस्फोराइलेशन होने के साथ साथ में गैप एक्टिविटी भी क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। अब ये गैप एक्टिविटी ब्लॉक हो गई
अब सिग्नल चाहे कितनी देर के लिए रुके, अब गैप एक्टिविटी काम नहीं करेगी तो जीडीपी से जीटीपी में चेंज होगा क्या, होगा क्या? तो ये गैप एक्टिविटी को आपने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। इंट्रिंसिक लूप थर्ड को क्या कर दिया आपने, फोस्फोराइलेट कर दिया है। किसकी किसकी वजह से, जीआरके की वजह। अब ये जीआरके क्या करेगा, यहाँ पर आकर फोस्फोराइलेट करेगा इसको, और जी गैप एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ब्लॉक। तो दो काम करता है कौन, आपका जीआरके। इंट्रिंसिक लूप थर्ड के ऊपर क्या करता है, ये फोस्फोराइलेशन करता है एक तो, और एक क्या करता है, गैप एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि सिग्नलिंग क्या हो जाएगी पूरी। अब यहाँ पर चाहिए लाइगेंड कितनी देर के लिए रहे, गैप एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो गैप एक्टिवेट नहीं होगा तो जीडीपी जीटीपी के अंदर चेंज नहीं होगी, तो आगे सिग्नलिंग भी क्या हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये कब की बात है, जब सिग्नल क्या रहे, ज्यादा देर के लिए रहे। तो आपको ये प्रोटीन आपको याद रखनी है, कौन सी, जीआरके, नाम क्या है, जीपीसीआर रिसेप्टर काइनेज। तो मतलब ये कौन से लूप को क्या करता है, इंटरनल लूप थर्ड को क्या करता है ये, और गैप एक्टिविटी को भी क्या कर देता है, ब्लॉक। कब की कहानी है ये, जब ज्यादा टाइम के लिए क्या रहे, आपका सिग्नल रहे। अब देखो ये क्या है, अब और भी लंबे टाइम के लिए रहे तो 20 सेकंड से भी ऊपर रहे तो 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, इस प्रकार से, 1 मिनट, 2 मिनट, इस प्रकार से। तो देखो क्या होता है, ये आपका जीपीसीआर था, जीपीसीआर था, इसको मैंने सिर्फ थोड़ा सा क्या कर दिया है, अंदर की तरफ वैसा ही बना दी है और कुछ नहीं है। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है पूरी ऐसे, समझ में आ गया ना, इसको मैंने थोड़ा वैसा की तरीके से बना दिया इस प्रकार से। अब ये आपका जीपीसीआर तो था यहाँ पर, अब क्या किया है, लंबे समय के लिए सिग्नल होता है ना, 20 सेकंड से 30 सेकंड, 40 सेकंड, और भी ज्यादा लंबे समय के लिए। तो देखो इसके तीनों लूप पे क्या कर रखा है मैंने, वो मतलब अब सभी लूपों पे क्या हो जाएगा, जो आपके इंटरनल लूप है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों के ऊपर क्या हो जाएगा, फोर्स। यदि आपका सिग्नल कम समय के लिए होता है तब तो इंट्रिंसिक लूप थर्ड के ऊपर करते हैं और गैप एक्टिविटी क्या कर देते हैं, ब्लॉक। और लंबे समय के लिए होता है तो तीनों लूपों के ऊपर ही क्या कर देते हैं अपन, फोस्फोराइलेशन कर देते हैं। तो तीनों लूपों के अंदर क्या कर दिया अपन ने, फोस्फोराइलेशन कर दिया। अब यहाँ पर एक प्रोटीन आती है जिसका नाम है क्या, अरेस्टिन। क्या नाम है, ये बार बार आप पढ़ोगे नाम आगे, अरेस्टिन का। कौन सी प्रोटीन आकर बाइंड करेगी, अरेस्टिन। कब, जब क्या हो, सिग्नल प्रोलॉन्ग टाइम तक बना रहता है तब की बात है। अरेस्टिन प्रोटीन आएगी और अरेस्टिन प्रोटीन आकर इस प्रकार से बाइंड हो जाएगी, दिख रही है आपको अरेस्टिन प्रोटीन। अब अरेस्टिन प्रोटीन के ऊपर आकर कौन बाइंड करता है यहाँ पर, क्लेथरीन। कौन करता है, क्लेथरीन। ये आप सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, जब प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ोगे ना, तो ये 25 कम से कम बहुत बार नाम आएगा ना, क्लेथरीन वगैरह। क्लेथरीन कोटेड वेसाइकल बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, क्लेथरीन कोटेड वेसाइकल। तो सबसे पहले तो प्रोटीन कौन सी आएगी, अरेस्टिन, उसके बाद में कौन सी आएगी, क्लेथरीन। अब ये क्लेथरीन प्रोटीन जैसे आती है तो यहाँ से क्या होता है, इस वेसाइकल को अंदर की तरफ ले लिया जाता है ऐसे, है ना, एंडोसाइटोसिस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एंडोसाइटोसिस। तो ये वाली जो प्रोसेस दिख रही है ना आपको, इसको तो क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन होता है, अंदर की तरफ हो गया ना, और फिर इसको क्या करेंगे, एंडोसाइटोसिस, अंदर की तरफ ले लेंगे, सेल के अंदर की तरफ। तो ये वाली प्रोटीन आपकी कौन सी थी, अरेस्टिन, और ये वाली प्रोटीन कौन सी थी आपकी, क्लेथरीन। समझ में आ गई क्या बात आपको, समझ में आ गई। तो ध्यान रखना है, जब आपका सिग्नल लंबे समय के लिए बना रहता है तो जो आपका जीपीसीआर है उसके जो तीनों के तीनों इंटरनल लूप है उनका क्या कर दिया जाएगा, फोस्फोराइलेशन कर दिया जाएगा। और सबसे पहले प्रोटीन कौन से आके बाइंड होती है, अरेस्टिन, और उसके बाद में कौन सी आती है, क्लेथरीन। और क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, पिंच ऑफ किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पिंच ऑफ। ऐसे इस वेसाइकल को एंडोसाइटोसिस किया जाएगा। फिर उसके ऊपर क्या किया जाएगा, पील ऑफ, ऐसे कोटिंग बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, कोटिंग। इसके ऊपर कोटिंग बन गई ना, ऐसे कोट बन गया। अब देखो, अब इसको क्या बोलते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। समझ गए, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब्त करना। क्या होता है, जब्त करना। किसको जब्त किया है अपन ने, क्लेथरीन को नहीं किया, जब्त किसको किया है, देखो अच्छी तरीके से देखो किसको किया है, जीपीसीआर हो गया। किसको किया है, ये सब काम किसके लिए हो रहे हैं,
जीपीसीआर के लिए हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लंबे समय तक क्या है, सिग्नल बना रह रहा है ना, सिग्नल है ना। तो अपन क्या करते हैं, इस रिसेप्टर को क्या कर लेते हैं, एंडोसाइटोसिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एंडोसाइटोसिस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिग्नल जा ही नहीं रहा, समझ में आ गया ना, सिग्नल जा ही नहीं रहा। तो सिग्नल नहीं जाएगा तो अपन क्या करते हैं, उस जीपीसीआर को क्या कर लेते हैं, एंडोसाइटोसिस कर लेते हैं। कौन सी प्रोटीन की हेल्प से, अरेस्टिन और क्लेथ्रिन प्रोटीन की हेल्प से। इसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन, जब्त करना। अब देखो ये क्या लिख रखा है, देखो पढ़ो। यदि लाइगेंड अभी भी नहीं जाएगा तो इस वेसाइकल को कहां पे भेजेंगे, लाइसोसोम के साथ में फ्यूज करके रिसेप्टर को क्या कर देंगे, डिग्रेड। अब इस रिसेप्टर को क्या करना पड़ेगा, डिग्रेड करना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। और इसको क्या बोलते हैं, डिसेंसिटाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिसेंसिटाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिसेंसिटाइजेशन। एक होता है रीसेंसिटाइजेशन, री का मतलब होता है वापस से रिसेप्टर को क्या करते हैं, रिसाइकल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं रीसेंसिटाइजेशन। और ये कौन सा है, डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिसेप्टर को क्या करवाएंगे, डिग्रेड करवाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइगेंड लंबे समय के लिए प्रेजेंट है। कौन सी प्रोटीन काम में आएगी, अरेस्टिन और, समझ आ गया किस प्रकार से काम हो रहा है। अब इसी सिग्नलिंग को अपन बोलते हैं क्या, डिसेंसिटाइजिंग। क्या बोलते हैं, अब इस सिग्नलिंग को पढ़ने वाले जो अभी पढ़ी है ना अपने सिग्नलिंग, वो दोबारा पढ़ेंगे। डिसेंसिटाइजिंग का मतलब क्या होता है बताओ, सिग्नल को डिग्रेड करे। और रीसेंसिटाइजिंग का मतलब क्या होता है, सिग्नल को वापस से क्या करे, रिसाइकिल कर ले। यहां तक किसी के प्रॉब्लम के पीछे तक, यहां पर, हाँ लंबे समय के लिए है। ये तीनों प्रोसेस अपन सेम ही तो पढ़ रहे हैं। ये जो आपको आगे वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम है ना, ये इसी में होता है इस प्रकार से, सपोज करो। अच्छा इसमें लाइगेंड बना, उसमें नहीं बना रखा है ना, हाँ तो वो इसमें लाइगेंड है, लंबे समय के लिए है। हाँ हाँ, उसके फॉर्म में एंडोसाइटोसिस कर लिया है अपन ने। समझ में आ गई बात, इसमें किसी का कंफ्यूजन है क्या यहाँ तक, क्या? हाँ जी आर के प्रोटीन है, वो यदि कम समय के लिए लाइगेंड है तो कौन से लूप पे करता है आपका, थर्ड पे। और लंबे समय तक है और भी ज्यादा तो सभी लूपों के ऊपर क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन कर देगा। समझ आ गई क्या? और फॉस्फोराइलेशन करके क्या करेगा, इस जीपीसीआर को क्या करेगा, एंडोसाइटोसिस कर लेगा प्रोटीन की हेल्प से। कौन सी प्रोटीन है, एक तो अरेस्टिन और एक क्लेथ्रिन। अब इनकी डिटेल कहाँ पे पढ़ जाएगी आपको, सेल बायोलॉजी के अंदर। कहाँ पे पढ़ जाएगी, सेल बायोलॉजी के अंदर। वहां पर कोप फर्स्ट कोप सेकंड इस प्रकार से बहुत सारे प्रोटीन आते हैं ना, क्लेथ्रिन कोटेड वगैरह इस प्रकार से। अब अपन क्या पढ़ेंगे, डिसेंसिटाइजेशन। इफ लॉन्ग टाइम सिग्नल अवेलेबल, जब लंबे समय के लिए क्या हो, सिग्नल अवेलेबल हो, तो रिसेप्टर आपका क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहेगा ना लंबे समय के लिए। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, इस रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा। लंबे समय के लिए सिग्नलिंग नहीं चलनी चाहिए सेल के अंदर, समझ में आ गया ना। जब तक सिग्नल रहेगा तब तक क्या करते हैं, सिग्नलिंग चलाते हैं, उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाते हैं। समझ में आ गई क्या बात आपको। अब इसके अंदर अपन दो टाइप पढ़ते हैं। कितने टाइप पढ़ते हैं, दो टाइप। एक तो होमोलोगस और एक कौन सा है, हेट्रोलोगस। अभी आपके सिग्नल आपको पता होना चाहिए। होमोलोगस के अंदर सिग्नल का नाम क्या है, एपिनेफ्रिन। क्या नाम है, एपिनेफ्रिन। और रिसेप्टर क्या है इसका, एपिनेफ्रिन रिसेप्टर। हेट्रोलोगस के अंदर सिग्नल क्या है, वही एपिनेफ्रिन, लेकिन इसका रिसेप्टर कौन सा है, ग्लूकागोन। कौन सा है, ग्लूकागोन। होमोलोगस के अंदर रिसेप्टर कौन सा है, एपिनेफ्रिन रिसेप्टर। और हेट्रोलोगस के अंदर ग्लूकागोन रिसेप्टर। ये दो टाइप है किसके, डिसेंसिटाइजेशन के। डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, जब लंबे समय के लिए क्या हो, सिग्नल प्रेजेंट हो, तो रिसेप्टर भी क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। तो थोड़ी देर बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपना ना। अब ये वाली प्रोसेस आपको दिखा रखी है। सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे, होमोलोगस। कौन सा पढ़ेंगे, होमोलोगस।
होमोलोगस के लिए बताओ सिग्नल कौन सा बताया मैंने, एपिनेफ्रिन। कौन सा बताया, और रिसेप्टर का नाम क्या बताया था मैंने, एपिनेफ्रिन रिसेप्टर। या इसी का दूसरा नाम होता है कौन सा, बीटा एड्रेनर्जिक। कौन सा होता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये कई बार नाम आ जाता है ना, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये भी किस प्रकार का रिसेप्टर है, जीपीसीआर ही है। ये पढ़ी क्या रहे हैं अपन, जीपीसीआर। ये जीपीसीआर दिख रहा है आपको, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका क्या है, सी टर्मिनल है। सिग्नल कौन सा होता है बताओ, अभी सिग्नल कौन सा देखा था आपने, एपिनेफ्रिन देखा था ना। अब अपन पढ़ क्या रहे हैं कि जब लंबे समय के लिए क्या वो सिग्नल प्रेजेंट होता है तब की बात चल रही है। इसका मतलब एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो ये आकर बाइंड हो गया यहाँ पर। रिसेप्टर का नाम क्या है, एड्रेनर्जिक, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब क्या हो रहा है, ये जी अल्फा है, पास में क्या होती है आपको पता है क्या होता है, जी प्रोटीन। तो जी अल्फा, बीटा और गामा, यहां तक किसी का कंफ्यूजन नहीं है। गैप एक्टिविटी क्या होगी, स्टार्ट होगी। इफेक्टर मोलिक्यूल का नाम क्या है, एडिनाइल साइक्लेज। आपको पता है एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में अंदर चेंज करेगा। अब ये साइक्लिक एएमपी आपको पता है क्या करता है, प्रोटीन काइनेज एक को एक्टिवेट करता है। अब प्रोटीन काइनेज एक की कहानी आपको पता है क्या काम करता है। इसके बाद दो तो रेगुलेटर सिग्नल होती है और दो क्या होती हैं, वो आगे वाली कहानी है, उसको छोड़ो। अब क्या करता है, ये दूसरा एक और काम करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, BARK, बार्क को, या फिर इसका नाम होता है GRK। GRK भी पढ़ा था ना आपने। इस GRK का ही दूसरा नाम क्या होता है, बार्क। क्या नाम होता है, बार्क, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर काइनेज। ये भी काइनेज है, ये भी काइनेज है। इसका मतलब क्या करेंगे, ये अभी बताए थे ना, फॉस्फोरिलेशन करेंगे। तो ये देखो, ये एक तो क्या करते हैं, इस गैप एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, गैप एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी तो सिग्नलिंग क्या हो जाएगी, पूरी ब्लॉक हो जाएगी। और दूसरा काम क्या काम करते हैं, ये इस रिसेप्टर का क्या करते हैं, फोस्फोराइलेशन करते हैं। क्या करते हैं, अभी देखा था ना जस्ट आपने पीछे, देखो ये रहा, ये GRK क्या काम कर रहा था, ये तो रिसेप्टर का फोस्फोरेशन कर रहा था, और ये क्या काम कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था किसको। तो वही तो है चीज, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो, ये जो आपका GRK है, इसी का दूसरा नाम क्या है, बार्क। तो दो काम करता है, एक तो ये गैप एक्टिविटी को क्या कर देगा, ब्लॉक। तो ब्लॉक कर देगा तो आगे वाली सिग्नलिंग चलेगी नहीं, क्योंकि गैप आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है। तो ये क्या क्या नहीं कर पाएगा, इस GTP को GTP के अंदर चेंज नहीं कर पाएगा, तो आगे वाली पूरी सिग्नलिंग रुक जाएगी। तो एक तो ये काम करेगा बार्क, जिसका दूसरा नाम क्या है, GRK। दूसरा क्या काम करता है, ये रिसेप्टर का क्या करता है, फोस्फोराइलेशन करता है। अभी मैंने आपको बताया, यदि कम समय के लिए लाइगेंड है तो इंट्रिंसिक लूप सड़का करता है, और लंबे समय के लिए है तो सभी लूपों का क्या कर देता है, ये फोस्फोराइलेशन कर देता है। तो इसने क्या कर दिया, देखो इस रिसेप्टर का क्या कर दिया है, फोस्फोराइलेशन कर दिया है। यहाँ तक किसी के प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो अपन जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, वो सेम टू सेम कहानी है। अब क्या होता है, जैसे इस रिसेप्टर का फोस्फोराइलेशन होता है तो यहाँ पर एक प्रोटीन आती है जिसका नाम क्या है, बीटा अरेस्टिन। अभी पढ़ा है ना नाम, आपने नाम पढ़ा ना अरेस्टिन का, तो यहाँ पर ये बीटा अरेस्टिन आ गई। और अरेस्टिन के साथ साथ में और कौन सी प्रोटीन आई थी, क्लेथनिन भी आई थी ना, एक क्लेथनिन प्रोटीन ये रही। और एक और प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, AP2, अडेप्टर प्रोटीन। क्या नाम होता है, अडेप्टर प्रोटीन। अडेप्टर प्रोटीन आपको पहले मैंने बताया था क्या, इम्यूनोलॉजी के अंदर, जब मैंने आपको सिग्नलिंग बताई थी ना, तब मैंने आपको एक अडेप्टर प्रोटीन का नाम बताया था। अब आपको याद है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी, अब याद करके बताओ मेरे को ना। अभी देखो ये बार्क ने क्या काम किया है, बार्क का दूसरा नाम क्या है, GRK, GPCR रिसेप्टर काइनेज। तो काइनेज है तो ये क्या काम करता है, काइनेज का क्या काम होता है, फोस्फोराइलेशन करेगा रिसेप्टर का। तो इस रिसेप्टर का फोस्फोराइलेशन हो गया। जैसे ही फोस्फोराइलेशन होता है तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन आकर बाइंड होती है, जिसका कि नाम क्या है, एक तो बीटा अरेस्टिन, एक आपका क्लेथ्रिन। ये दो तो अपनी पढ़ी ली ना आपने, एक और नहीं है, जिसका नाम क्या है, AP2, अडाप्टर प्रोटीन 2। अब अडाप्टर प्रोटीन का काम क्या होता है पता है क्या आपको, किसी दूसरी प्रोटीन को अपने ऊपर क्या करवाती है, बाइंड करवाने का काम करती है।
समझ में आ गई क्या अडाप्टर प्रोटीन? ये अडाप्टर प्रोटीन है। तो 3 प्रोटीन आ गई, अरिस्टीन, क्लेथ्रिन और AP2। अब बताओ इसका क्या किया जाएगा, इस रिसेप्टर का एंडोसाइटोसिस किया जाएगा। अभी करवाया था ना आपने, इसका अपन ने क्या कर लिया है, एंडोसाइटोसिस। लाइगेंड बाइंड है ना, अभी देखो ये लाइगेंड बाइंड करवा दिया मैंने, लाइगेंड बाइंड है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एंडोसाइटिक वेसाइकल। मतलब इस रिसेप्टर को अपन ने क्या कर लिया है, वेसाइकल के अंदर पैक कर लिया है। समझ आ गई क्या? जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको उठाकर अपन ने क्या कर लिया, ऐसे वेसाइकल के रूप में पैक कर लिया है ऐसे। समझ में आ गई क्या बात आपको? और इस वेसाइकल के अंदर क्या है अपना, ये वाला GP शेयर है, ये इसको बोलते हैं एंडोसाइटिक वेसाइकल। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये आपका जो रिसेप्टर है जो वेसाइकल के अंदर पैक है, इसका सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर इसने क्या कर रखा, इस बार्क ने क्या कहता है, इसका फॉस्फोराइलेशन किया था ना, तो सबसे पहले तो इसको क्या करो, डीफॉस्फोराइलेशन करें, फॉस्फेट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर ये जो आपका सिग्नल था, इस सिग्नल को क्या करेंगे, डिग्रेडेशन कर देंगे, सिग्नल को हटाओ और रिसेप्टर को क्या कर दो, रीसेंसिटाइज। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इस रिसेप्टर को यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पर ले जाकर क्या कर देते हैं अपन, अटैच करवा देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहाँ पर 3 काम करने हैं अपन को। इस रिसेप्टर को अपन जब क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस करते हैं, तो एंडोसाइटोसिस करने के बाद में सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन यानी कि अनफॉस्फोराइलेशन करेंगे इसका। फिर इसका क्या करते हैं, जो सिग्नल प्रेजेंट है लंबे समय के लिए, उस सिग्नल को भी क्या कर दो, डिग्रेड कर दो। और फिर इसको क्या कर दो, रिसेप्टर का क्या कर दो, रीसेंसिटाइजेशन। यदि यहाँ पर डीसेंसिटाइजेशन लिखा हो जाता तो तब तो डिग्रेड होता है, क्या होता, डिग्रेड होता कि नहीं होता। अभी पीछे वाला आपने डिग्रेड तो करवाया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिसेप्टर को डिग्रेड किया जाएगा, तो इसको नाम क्या दिया था, डिशन। अब अपन को क्या करना है, रिसेप्टर को रीसेंसिटाइजेशन करना है। तो ये आपका क्या है, रीसेंसिटाइज रिसेप्टर है। इसके अंदर क्या क्या किया गया अपन ने, क्या क्या किया है इसके अंदर, एक तो फॉस्फेट को हटा दिया है और एक सिग्नल को भी हटा दिया है। तो अब इसका नाम क्या हो गया है, रीसेंसिटाइज रिसेप्टर, या इसको बोलते हैं नॉर्मल रिसेप्टर। तो अब इस नॉर्मल रिसेप्टर को क्या कर दो अपन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ले जाकर क्या कर देते हैं, अटैच करवा देते हैं। अब एक काम और बाकी रह गया है, जो आपकी प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन भी तो आई थी साथ में, तो इन प्रोटीन को वापस से क्या कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिसाइकल। तो रिसाइकलिंग कर देंगे किसकी, इन तीनों प्रोटीन को, बीटा एरेस्टिन, क्लेथ्रिन और AP2 प्रोटीन। अब इसमें क्या प्रॉब्लम बताओ मेरे को, अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें याद क्या करना है आपको, ये वाला। यदि ये वाला आपको याद हो जाएगा ना, तब समझ में आ जाएगा। एक तो आपको याद रखना इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है इसके अंदर, एडेनाइल साइक्लेज। क्या करता है ये, ATP को साइक्लिक AMP में चेंज करेगा। अब ये साइक्लिक AMP में चेंज हो गया तो किसको एक्टिवेट करता है, ये बार्क को, या फिर GR की काइनेज है ये। तो ये काइनेज क्या करता है, रिसेप्टर को जाकर क्या कर देता है, फोस्फोराइलेट कर देता है। अब अलग अलग कंडीशन हो सकती है, मैंने दोनों कंडीशन बता दी है आपको। कम समय के लिए है तो इंट्रिंसिक लूप थर्ड का क्या होगा, फोस्फोराइलेशन होगा, और भी लंबे समय के लिए है तो तीनों लूप का क्या होगा, फोस्फोराइलेशन होगा। फोस्फोराइलेशन होने के बाद में यहाँ पर कुछ प्रोटीन आकर बाइंड होती है, जैसे कि नाम अरेस्टिन, क्लेथ्रिन और AP2। और इस रिसेप्टर को क्या करते हैं अपन, एंडोसाइटोसिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस करने के बाद में इस रिसेप्टर के ऊपर जो फोस्फोराइलेशन हो रखा है उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। पहले तो सिग्नल प्रेजेंट है उसको भी क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। और इस रिसेप्टर को क्या करते हैं, रीसेंसिटाइज करते हैं, यानी कि नॉर्मल रिसेप्टर बनाते हैं। और इस नॉर्मल रिसेप्टर को क्या करते हैं, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच करवा देते हैं। और जो प्रोटीन है, इन प्रोटीन का वापस से क्या कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। समझ में आ गई क्या ये बात? अब याद क्या रखना है, एक तो इफेक्टर कौन कौन सा है, एक ही बार क्या काम करता है, तो गैप एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा और एक फोस्फोराइलेशन कर देगा, दूसरा काम ये, और तीसरा काम क्या है, कौन कौन सी प्रोटीन अटैच होती है। ये तीन आपको याद रखनी है। इसके बाद में ये दूसरा वाला टाइप कौन सा है, अब देखो ये वाला आपको दिख रहा है क्या, रिसेप्टर कौन सा है, वही GPCR, नाम क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, वही है ना पहले वाला ही। लाइगेंड भी कौन सा है, एपिनेफ्रिन, अभी पहले पढ़ा ना जस्ट, वही तो है ये भी।
उसके बाद में ये कौन है, अल्फा बीटा गामा, गैप एक्टिविटी है। इफेक्टर मॉलिक्यूल कौन सा है, एसी, क्या काम करता है, जीटीपी को सॉरी एटीपी को साइक्लिक एमपी में, और किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज ए को। फिर ये किसको एक्टिवेट करता है, बार को, बार क्या करता है। तो ये वाला प्रोसेस तो अपन ने पढ़ा है, इसका नाम क्या है, अभी पढ़ा है ना पीछे, यही तो है सेम टू सेम। अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, हेटेरोलोगस। अब देखो इसमें क्या करता है, अभी जो साइक्लिक एमपी बना है ना, ये दूसरा काम क्या करता है, इस प्रोटीन काइनेज ए को क्या करता है, एक्टिवेट। और ये प्रोटीन काइनेज ए क्या काम करता है, यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर दिख रहा है आपको, दूसरा, क्योंकि एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं हमको पता है। तो ये कौन सा रिसेप्टर है, ग्लूकागोन का रिसेप्टर है, ये भी जीपीसीआर रिसेप्टर ही है एक प्रकार से। इसके ऊपर ये क्या करता है, फोस्फोराइलेशन करता है। कौन सी साइड पे करता है बताओ, साइटोसोलिक साइड पे। तो ये प्रोटीन काइनेज ए है, ये फोस्फोराइलेट करता है किसको, ग्लूकागोन रिसेप्टर को, कौन सी साइड में, साइटोसोलिक साइड में। क्या कर देगा, इसका फोस्फोराइलेशन कर देगा, जिससे कि ये ग्लूकागोन रिसेप्टर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोलोगस डिसेंसिटाइज। इसको भी इनएक्टिव कर दिया ना अपन ने, तो इसको बोलते हैं क्या अपन, हेटेरोलोगस। इसमें सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि प्रोटीन काइनेज ए ने क्या कर दिया है, इससे ग्लूकागोन रिसेप्टर के ऊपर क्या कर दिया है, फोस्फोराइलेशन कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, इनएक्टिव। समझ में आ गई क्या, दोनों टाइप समझ में आ गए, होमोलोगस और हेटेरोलोगस। होमोलोगस के अंदर तो आपको एक तो याद रखना है एसी, बार्क और प्रोटीन। हेटेरोलोगस के अंदर रिसेप्टर क्या है, ग्लूकागोन। तो साइटोसोलिक साइड पे क्या हो जाएगा, इसका फोस्फोराइलेशन हो जाएगा, किसके हेल्प से, प्रोटीन काइनेज ए की हेल्प से। अब प्रोटीन काइनेज ए आप जानते हो क्या होता है, दो रेगुलेटरी और दो कैटालाइटिक सबयूनिट होती है। यहां तक कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो चले आगे। देखो अब बीटा अरेस्टिन का रोल देखते हैं अपन, है ना। अरेस्टिन देख लिया ना अपन ने, अरेस्टिन प्रोटीन होती है, अभी क्या काम करवाती है, ये एंडोसाइटोसिस का काम करवाती है ना। देखो अरे इधर देखो, इधर ये जीपीसीआर है, ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। ये देखो आपकी प्रोटीन दिख रही है आपको, एक तो बीटा अरेस्टिन, एक कौन सी है, AP2, और एक कौन सी है, क्लेथ्रिन। ये तीनों प्रोटीन मिलकर कौन कौन सी, बीटा अरेस्टिन, AP2 और एक क्लेथ्रिन। ये क्या काम करवाती है, रिसेप्टर का एंडोसाइटोसिस करवाती है और रीसेंसिटाइजेशन करवाती है। ये तो भी आपने देख लिया तीनों प्रोटीनों के बारे में। अब एक प्रोटीन और है यहाँ पर, कौन सी, CSRC। ये प्रोटीन आपको बार बार देखने को मिलेंगे आगे, है ना, पीछा छूटने वाला नहीं है जल्दी से। CSRC क्या है, ये एक प्रकार का टायरोसिन काइनेज है। क्या है ये, टायरोसिन काइनेज। और ये किसको एक्टिवेट करता है, मेप काइनेज पाथवे को। मेप काइनेज पाथवे पढ़ा नहीं ना आपने, तो जब पढ़ोगे ना तब इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो अभी याद रखना है, CSRC क्या होती है, टायरोसिन काइनेज होती है, और ये किसको एक्टिवेट करवाती है, मेप काइनेज पाथवे को, जिससे क्या होता है, सेल का प्रोलिफरेशन। इसका मतलब CSRC क्या करवाती है, सेल का प्रोलिफरेशन करवाती है। जब भी ये वाला नाम आपको याद आ जाए, कहीं पे दिखे CSRC, हाँ वो भी आएगी। CSRC क्या करवाती है, बस इतना सा रखना, सेल का प्रोलिफरेशन करवाती है। इसके साथ में और प्रोटीन और दे रखी है आपको, देखो कौन कौन सी प्रोटीन दे रखी है। एक तो AJK, एक दे रखी है आपको MKK, और एक आपको दे रखी है JNK। ये प्रोटीन भी आगे आने वाली है बार बार। ये प्रोटीन भी क्या करवाती हैं, सेल का प्रोलिफरेशन करवाती हैं। और ये किसको एक्टिवेट करती है, C जून काइनेज कैस्केड। कैस्केड का मतलब जानते हो ना, डेवलपमेंट बायोलॉजी में पहले वाली क्लास में बताया था मैंने कैस्केड के बारे में। जैसे A B को एक्टिवेट करेगा, B C को, C D को, D E को, इस प्रकार से ना, एक रेगुलेटेड मैनर का काम होता है ना। तो एक्टिवेट करवाते हैं इसको, C जून काइनेज को। तो अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि बीटा अरेस्टिन, AP2 और क्लेथ्रिन आ जाए, तब तो एक तो ये क्या काम करवाती हैं, रिसेप्टर का एंडोसाइटोसिस करवाती हैं और रीसेंसिटाइजेशन करवाती हैं, रीसेंसिटाइजेशन करवाती हैं। CSR से आ जाए तो सेल का प्रोलिफरेशन करवाती हैं, और AJK
MKK और JNK आ जाए तो भी ये क्या करवाती हैं, सेल का प्रोलिफरेशन करवाती हैं। अभी ये प्रोटीन के नाम अभी याद नहीं होंगे आपको, जब आप मेप काइनेज पढ़ोगे ना और ये क्या पढ़ोगे आप, सी जून काइनेज का कैस्केड पढ़ोगे, तब ये प्रोटीन बार बार आएंगे, तब आपको याद हो जाएगा। ये समझ में आ गई क्या बात, क्योंकि ये वाले तो याद हो ही गई आपको, बीटा अरेस्टिन, क्लेथरिन और AP2, तो ये भी बार बार आएंगे तो ये भी याद हो जाएंगे आपको। तो रोल क्या है बीटा अरेस्टिन का, क्या है, एक तो ये क्या करवा सकते हैं, एंडोसाइटोसिस करवा सकते हैं और सेल का प्रोलिफरेशन भी करवा सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात आपको। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बाय एपिनेफ्रिन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका हाफ पार्ट आपने पढ़ लिया पहले, हाफ पार्ट क्या हो गया, पढ़ लिया आपने, स्टार्टिंग पढ़ाया था ना मैंने, कौन सी सिग्नलिंग पढ़ाई थी आपको, ये नाम याद है क्या आपको, याद है क्रेब वाला। देखो क्या होता है, ये भी GPCR के, अभी अपन GPCR ही पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। ये आपका GPCR रिसेप्टर है, नाम क्या है इसका, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, ये GPCR रिसेप्टर है। सिग्नल कौन सा है, एपिनेफ्रिन। इससे पहले आपको वापस पीछे जाना पड़ेगा, इसको देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, एपिनेफ्रिन के द्वारा क्या पढ़ रहे हैं अपन, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म, उसको क्या करते हैं अपन, रेगुलेट कैसे करते हैं, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बाय एपिनेफ्रिन। अब आप एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में जानते हो ना, क्या होते हैं, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं ना, ये फ्लाइट, फ्राइट और फ्लाइट के, उन तीनों के लिए क्या होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना। जब ये सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना इसको ना, जब ब्लड के अंदर क्या हो, ग्लूकोज का लेवल क्या हो, कम हो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो, कम हो, तो वहां पर क्या होता है, एपिनेफ्रिन क्या होता है, रिलीज होता है। और इस एपिनेफ्रिन के काम देखो क्या है, एक तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को क्या करवा देता है, ये बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन क्या कर दो, बढ़ाना स्टार्ट कर दो। और इनहिबिट करता है किसको, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को, जो ग्लाइकोजन को बनाने वाली चीज है उन सभी को तो क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को करने वाली जितनी भी चीजें उनको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। कौन, एपिनेफ्रिन। कब रिलीज होता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। और एपिनेफ्रिन क्या करता है, ब्रेकडाउन को तो बढ़ा देता है और सिंथेसिस को क्या कर देता है, ब्लॉक। बनने वाली जितनी भी चीजें हैं ना उनको क्या कर देता है, ब्लॉक। और टूटने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अब रोल देखते हैं एपिनेफ्रिन का क्या होता है। स्टिमुलेट करता है किसको, ये G-alpha-S। अब G-alpha-S आप जानते हो क्या होती है, G-alpha स्टिमुलेटरी तो होती है, तो इसको क्या कर देगा, ये स्टिमुलेट कर देगा, मतलब एक्टिवेट कर देगा। स्टिमुलेट का मतलब एक्टिविटी तो होता है। और ये क्या होगा, जिससे कि ये रिसेप्टर है जिसका नाम क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। क्योंकि स्टिमुलेट होते हैं क्या हो जाएगा, रिसेप्टर आपका एक्टिवेट हो गया। क्योंकि एपिनेफ्रिन क्या सिग्नल ही तो है, ये सिग्नल जैसे ही आके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, G-alpha-S भी क्या हो जाएगी आपकी, अरे एक्टिवेट होगी ना, GTP से किसमें चेंज हो जाएगी, GTP के अंदर चेंज हो जाएगी ना। जैसे कि रिसेप्टर है, इसका नाम क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एपिनेफ्रिन रिसेप्टर बोलते हैं ना इसको। सिग्नल किसका आएगा, एपिनेफ्रिन का। जब ये सिग्नल आता है तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या करवाता है, ये फियर और हार्ट रेट को बढ़ा देता है और हाइपर रिएक्टिव कंडीशन ला देता है। मतलब जो आपका एपिनेफ्रिन होता है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। 3F बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं इसको, 3F। ये पढ़ के आए हो आप है ना। तो एपिनेफ्रिन इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फ्लाइट,
फ्लाइट और फाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जब एपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर के ऊपर आकर बाइंड करेगा तो फियर, हार्ट रेट बढ़ जाएगी और हाइपर रिएक्टिव कंडीशन आ जाएगी। तो हार्ट रेट बढ़ना अच्छी बात थोड़ी है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेंटेन। आप रास्ते से जा रहे हो, कुछ ऐसी चीज देख लो आप जिससे कि आपकी हार्ट रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, बीपी वगैरह बढ़ जाए। समझ आएगी क्या? इमरजेंसी होता है ना, ये इमरजेंसी कंडीशन में काम में आता है। अब ये देखो क्या करते हैं, अब हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, इसके लिए अपन वहां पर क्या यूज करते हैं, बीटा ब्लोकर्स। क्या यूज करते हैं, बीटा ब्लोकर्स यूज करते हैं। और ये बीटा ब्लोकर्स क्या करते हैं, जो ये रेस्पॉन्स है ना, इन रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। फ्लाइट, फ्राइट और फाइट को, रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। कौन, बीटा ब्लोकर। और ये जो बीटा ब्लोकर होता है ये एपिनेफ्रिन के अगेंस्ट काम करता है। समझ में आ गया ना? इसका क्या होता है, ये एंटागोनिस्ट होता है। क्या होता है, एंटागोनिस्ट, है ना, इसके अपोजिट काम करता है ना, अगेंस्ट काम करेगा किसके, एपिनेफ्रिन के। तो जो एपिनेफ्रिन काम कर रहा था, इसके अगेंस्ट कौन काम करता है, आपका बीटा ब्लोकर्स काम करता है। और देखो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, ब्लॉक सिग्नल मॉलिक्यूल फंक्शन। ये जो एपिनेफ्रिन जो भी काम करवा रहा था सेल के अंदर, उनके फंक्शन को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब जो भी ये एपिनेफ्रिन काम कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा। ये काम कौन कर रहा है, बीटा ब्लोकर्स। कौन कर रहा है, बीटा ब्लोकर्स। और ब्लॉकिंग करते हैं किसको, एपिनेफ्रिन के रोल को। ये जो रोल बता रखे हैं ना आपको, इन सबको कौन कर देगा, ब्लॉक, ये बीटा ब्लोकर। अब आपको याद क्या रखना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखना, इसकी सिग्नलिंग याद रखनी है आपको। सिग्नलिंग से क्वेश्चन आता है। अभी सिर्फ आपको इतनी एक बात याद रखनी है कि जो बीटा ब्लोकर्स होते हैं वो एपिनेफ्रिन के सिग्नल को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। मतलब इसके एंटागोनिस्ट काम करने का वर्क करते। बहुत सारे होते हैं ये, बहुत सारे बीटा ब्लोकर्स होते हैं। और दूसरा काम क्या होता है, एपिनेफ्रिन कब रिलीज होता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है। तो स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन तो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट, ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। और सिंथेसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा उसका। अब ये तो आपको याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सिग्नलिंग याद होनी चाहिए आपको, यहां से क्वेश्चन आता है। अब देखो इस सिग्नलिंग के अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है क्या, जीपीसीआर। क्या दे रखा है, जीपीसीआर। जीपीसीआर दे रखा है। रिसेप्टर का नाम क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। सही कर लेना इसको ना, मीनिंग को। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है ये, एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर है ये। एपिनेफ्रिन आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो सिग्नल आकर क्या हो गया है, बाइंड हो गया है। तो गैप एक्टिविटी क्या हो गई है, एक्सपोज हो गई। क्या हो गई, एक्सपोज। यहीं पे क्या है, जी प्रोटीन है, तो जीडीपी किस में चेंज हो जाएगी, जीटीपी के अंदर। इफेक्टर का नाम क्या है, एडेनाइल साइक्लेज। एटीपी से क्या बनाएगा, साइक्लिक एमपी। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। साइक्लिक एमपी जाकर कहां पे बाइंड होता है, प्रोटीन काइनेज ए पे। प्रोटीन काइनेज ए पे आपको पता है ना, दो सबनेट होते हैं, दो मतलब 4 सबनेट होती हैं, दो तो रेगुलेटरी और 2 कैटालाइटिक। किसके साथ में जाकर बाइंड करेगा, प्रत्येक रेगुलेटरी सबनेट के साथ में 2 साइक्लिक एमपी के मॉलिक्यूल जाकर बाइंड करते हैं, जिससे कि रेगुलेटरी सबनेट कैटालाइटिक सबनेट से क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। अब ये कैटालाइटिक सबनेट क्या हो गई है आपकी, एक्टिव हो गई है। क्या हो गई है, एक्टिव। अब ये अलग अलग काम करवाती है। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन। अब ये प्रोटीन काइनेज ए जो एक्टिव हो गया है, सबसे पहले तो ये वाली आपकी प्रोसेस पड़ी हुई है। देखो क्या करता है ये क्या काम करता है, क्रे प्रोटीन का है, इसको एक्टिवेट करवा रहा था नहीं। पहले तो ये क्या काम करता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है। कहां पे जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ये दिख रही है आपको कैटालाइटिक सबनेट, चली गई ना अंदर, ये कैटालाइटिक सबनेट है ये रही। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। अब डीएनए के ऊपर कोई रेस्पॉन्स एलिमेंट होगा, क्या होगा, रेस्पॉन्स एलिमेंट। आपको बताया था ना मैंने कि जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होता है, सिग्नलिंग के लास्ट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होता है और न्यूक्लियस के अंदर जाता है और अपने रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में जाकर
बाइंड होता है और वहां से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वहां से जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो आपका प्रोटीन काइनेज ए की जो कैटालाइटिक सब यूनिट है वो न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं और क्या काम करवाती हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपको ये रेस्पॉन्स एलिमेंट दिख रहा है क्या, जहां पर भी आ रही दिख रहा है ना, ये रेस्पॉन्स एलिमेंट है। किसका है ये, CREB, यहाँ पर आकर बाइंड करेगी। CREB क्रेब पहले नाम सुना है आपने, क्रेब का नाम देखो ये रहा, साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग, ये आपने पहले पढ़ ली, कल से लिंक पढ़ी थी ना इसकी। ये क्रेब प्रोटीन है। अब ये क्या काम करता है, ये जो आपका PK जो एक्टिव हो गया था ना, ये सबसे पहले तो कहाँ पे जाएगा, ये न्यूक्लियस है, कहाँ पे जाएगा, ये न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में जाने के बाद में ये जो कैटालाइटिक सब यूनिट होती है ये इस क्रेब को क्या करती है, फॉस्फोराइलेट करती है। क्या करती है, देखो ये आपके जो कैटालाइटिक सब यूनिट है ना, ये जो आपका क्या दिख रहा है आपको, ये क्रेब, इसको इसने क्या कर दिया है, फॉस्फोराइलेट कर दिया है। समझ में आ गया। अब ये क्रेब प्रोटीन है, अब ये क्रेब प्रोटीन कहां पर जाकर बाइंड करेगी, अपने रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में जाकर बाइंड करेगी। तो इसका क्या रेस्पॉन्स एलिमेंट का नाम क्या है, साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट। CRE का नाम क्या है, साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट। तो कोई भी प्रोटीन या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, अपने रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में जाकर बाइंड करता है, तो वहां पर टारगेट जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ये पढ़ी थी ना आपने बात। तो ये आपकी जो प्रोटीन काइनेज ए है, इसने सबसे पहले तो क्या किया, इस क्रेब के ऊपर क्या करवा दिया, फॉस्फोराइलेशन करवा दिया। समझ में आ गया। अब जैसे ये क्रेब फॉस्फोराइलेटेड होती है तो ये क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिव। और यहाँ पर एक और क्या होता है, को एक्टिवेटर और होता है। ये आपका क्या दिख रहा है, ये को एक्टिवेटर है। क्या है ये, को एक्टिवेटर। और ये को एक्टिवेटर किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, जो आपने क्रेब के ऊपर फॉस्फोरेशन लगाया ना, इसकी वजह से ये भी क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, टारगेट जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे समझ में नहीं है तो ऐसे समझ लो आप, क्रेब का फॉस्फोरेशन कौन करता है, प्रोटीन काइनेज ए की जो कैटालाइटिक सब यूनिट होती हैं वो करती हैं। कहाँ पे आती हैं ये, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटीन काइनेज सी की जो कैटालाइटिक सब यूनिट होती हैं वो रेगुलेटरी सब यूनिट से क्या हो जाती हैं, डिसोशिएट हो जाती है। कब होती हैं, जब साइक्लिक AMP इनके ऊपर आकर बाइंड करता है। अब प्रत्येक रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ में 2 साइक्लिक AMP के मॉलिक्यूल आकर बाइंड करेंगे। अब ये आपका जो साइक्लिक AMP है वो कैसे बनेगा, सेकेंडरी मैसेंजर है ना, ये किसके द्वारा बनता है, इफेक्टर के द्वारा। इफेक्टर का नाम क्या है, एडिनाइलेज साइक्लेज। एडिनाइलेज साइक्लेज क्या काम करता है, ATP को साइक्लिक AMP के अंदर चेंज करता है। यह आपका इफेक्टर कैसे एक्टिवेट होता है, G-अल्फा GTP के द्वारा। और G-अल्फा GTP कैसे एक्टिवेट होती है, गैफ एक्टिविटी के द्वारा। और गैफ एक्टिविटी किसके द्वारा होती है, लाइगेंड के द्वारा। लाइगेंड का नाम क्या है, एपिनेफ्रिन। रिसेप्टर का नाम एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर। समझ में आ गई क्या, तो ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद करो, एक ही बात है। यहां तक तो आपकी पढ़ी हुई है, समझ में आ गया। अब ये वाली प्रोसेस थोड़ी अलग है। ये प्रोटीन काइनेज ए क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। क्या हो गया है, एक्टिवेट। अब ये 2 काम करता है, क्योंकि नाम ही क्या है, प्रोटीन काइनेज। तो क्या करता है ये फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, फॉस्फोराइलेशन। अब सेल के अंदर ये आपको क्या दिख रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करता है, सिंथेसिस करवाता है ये। तो सिंथेसिस को क्या करवाना है बताओ अपन को, एक्टिवेट करवाना है, ब्लॉक करवाना है। देखो ये रहा, सिंथेसिस को क्या करवाना है, इनहिबिट करवाना है। और ब्रेकडाउन को क्या करवाना है, स्टिमुलेट करवाना है। तो देखो ये जो आपका प्रोटीन काइनेज ए है, ये क्या काम करता है, इसे ग्लाइकोजन सिंथेज के ऊपर क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा, जिससे कि ये तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। और दूसरा काम करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, इसके ऊपर क्या करता है, फॉस्फेट जोड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। समझ आ गया। तो ये तो क्या करवाते हैं, ब्रेकडाउन करवाता है। और ये क्या करवाता है, सिंथेसिस करवाता है। तो सिंथेसिस को तो अपन को क्या करना है,
इनहिबिट करना है ना, और ब्रेक डाउन को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो दो काम कर रहा है ये। अब देखो ये इस फोस्फोराइलेशन से एक तो क्या हो रहा है, इनएक्टिव, और एक क्या हो रहा है, एक्टिव। तो प्रोटीन काइनेज ए, आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी सीधे डायरेक्ट तरीके से। प्रोटीन काइनेज ए ग्लाइकोजन सिंथेज को तो क्या कर देगा, इनएक्टिव, और ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज काइनेज को क्या कर देगा, एक्टिव। अब क्यों कैसे करता है वो तो आपको पता है, क्योंकि इसके पास में काइनेज एक्टिविटी है, नाम ही क्या है, प्रोटीन काइनेज। तो फोस्फोराइलेशन तो होगा, समझ आएगा ना। तो दोनों का फोस्फोराइलेशन करेगा, तो ग्लाइकोजन सिंथेज को तो क्या कर देगा, इनएक्टिव, और ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज काइनेज को क्या कर देगा, एक्टिव। दो बात समझ आ गई क्या आपको। अब ये ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेट होने के बाद में कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि नाम ही क्या है, काइनेज। क्या नाम है, काइनेज। तो ये क्या काम करता है, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज के ऊपर क्या कर देगा, फोस्फोराइलेशन कर देगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिव। ये क्या काम करवाता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाता है। तो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये ग्लाइकोजन को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब इसको तो जानते हो आप, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ ली ना आपने, कैसे क्या काम करता है, आगे जाकर क्या काम करेगा, ये तो पता है आपको। तो ये क्या काम करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया था उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। दो स्टेप आपको याद होने चाहिए। ग्लाइकोजन सिंथेज को तो क्या करेगा, ये फोस्फोराइलेट करके इनएक्टिव, और ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज काइनेज को क्या कर देगा, ये एक्टिव। ये जो आपका काइनेज है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज काइनेज, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को क्या करता है, एक्टिव करता है, जिससे कि आपका जो ग्लाइकोजन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, जिससे कि जो ब्लड ग्लूकोज कम था वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा ब्लड के अंदर। समझ में आ गई क्या बात, ये प्रोसेस समझ में आ गई क्या आपको। देखो देखो इसको, ये दो आपको नाम याद होने चाहिए, ये जरूरी है। ये सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समझ में आ गया। देखो अब यहाँ से वापस बैक चलते हैं ना। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर किसने चेंज किया है, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज ने, जो अभी कौन से फॉर्म में है, फोस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, और कैसा है, एक्टिव। ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एक्टिव कैसे हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज काइनेज, ये भी एक्टिव है, फोस्फोराइलेटेड फॉर्म में है। ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेट किसकी वजह से हुआ है, प्रोटीन काइनेज ए की वजह से हुआ है। और ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव किसकी वजह से हुआ है, ये भी पीके की वजह से हुआ है।
तो पीके की वजह से दो काम हुए हैं, एक तो सिंथेज तो क्या हो गया है, इनएक्टिव, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या हो गया है, एक्टिव। किसकी हेल्प से, प्रोटीन काइनेज की। प्रोटीन काइनेज एक कैसे एक्टिवेट हुआ है, साइक्लिक एएमपी की हेल्प से। साइक्लिक एएमपी कैसे बना है, इफेक्टर के मॉलिक्यूल्स है ना, इफेक्टर एक्टिवेट होने की वजह से। इफेक्टर एक्टिवेट कैसे हुआ है, जी अल्फा जीटीपी की हेल्प से। जी अल्फा जीटीपी एक्टिवेट किसकी वजह से हुआ है, गेफ। और गेफ एक्टिविटी कब आई है, जब लाइगेंड आएगा तब। और ये जो आपकी कैटालाइटिक सिग्नल होती है वो क्या करती है, क्रेब को क्या कर देती है, फोस्फोराइलेटेड कर देती है। जिससे कि क्रेब जाकर कहाँ पे बाइंड करता है, आपका साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद में यहाँ पर टारगेट जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात आपको, सिग्नलिंग समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। ये जी अल्फा आई, नाम सुना ना जी अल्फा आई। एग्जाम्पल बोर्डेटेला पार्टोसिस। इसका थोड़ा सा पोर्शन बच गया था, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। आपने एक सिग्नल का नाम सुना होगा, एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन सुना है ना, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना। एसिटिल कोलिन सिग्नल, ये सिग्नल तो एक ही है, लेकिन ये कितने पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है, दो पाथवे को। और ये चीज अपन पढ़ेंगे कहाँ पर, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। यहाँ पर सिर्फ मेरे को ये मेंशन करने थे इनके रिसेप्टर। तो ये क्या करता है, जो एसिटिल कोलिन सिग्नल होता है ये दो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है, एक तो निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर और एक आपका मस्करेनिक एसिड रिसेप्टर। ये दो रिसेप्टर आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल किसका है ये, जी अल्फा आई। नाम क्या है सिग्नल का, एसिटिल कोलिन। दो प्रकार के सिग्नल को क्या करेगा, सॉरी दो प्रकार के रिसेप्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। एक तो निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर और एक मस्करेनिक एसिड रिसेप्टर। निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाएगा, स्केलेटल मसल्स के ऊपर। तो अपने एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक है स्केलेटल मसल्स का, तो वहां पे पढ़ेंगे। लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल है। मस्करेनिक एसिड रिसेप्टर ये कहाँ पे पाए जाएंगे, कार्डियक मसल्स। तो हार्ट भी अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और ये वाला कौन सा रिसेप्टर है, आपका जीपीसीआर का रिसेप्टर। तो दो प्रकार के रिसेप्टर हैं आपके, निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर और मस्करेनिक एसिड रिसेप्टर। ये तो कहाँ पे पाया जाएगा, स्केलेटल मसल्स के ऊपर, और ये कहाँ पे पाया जाएगा, कार्डियक मसल्स के ऊपर। सिग्नल एक ही है, कौन सा, एसिटिल कोलिन। कितने रिसेप्टर एक्टिवेट कर सकता है, दो रिसेप्टर। और किसका एग्जांपल है, जी अल्फा आई का। समझ में आ गई क्या। अब ये लास्ट एक और बच गया है, इसको आप याद करो तो कर लेना, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। कल ये आपका जीपीसीआर कंप्लीट हो गया है। कल आरटीके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आरटीके। आरटीके नाम सुना है क्या आपने, ये मैंने रिसेप्टर बता रखे हैं इधर, और ये मैंने इफेक्टर मॉलिक्यूल बता रखे हैं, और ये मैंने रेस्पॉन्स। देखो एसिटिल कोलिन का भी कौन सा बताया था आपको, और कौन सा हो सकता है, निकोटिनिक एसिड भी हो सकता है ना। और आपका एपिनेफ्रिन के लिए बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इफेक्टर कौन सा है, एड्रेनालिन साइक्लेज। लाइट के लिए रोडोप्सिन बताया था ना आपको, जीपीसीआर रोडोप्सिन वाला। ऑप्सिन प्रोटीन थी इसके अंदर, और साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज था इसके अंदर। समझ में आ गया। तो ये जीपीसीआर रिसेप्टर है। अब बताओ कंफ्यूजन तो बताओ मेरे को।